दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक दिस इज द जंगल, जिसे कि पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने। इस बुक की हमारी अगली कहानी है अ मैन ईटर ऑफ द क्रेसेंट माउंटेन्स। केनेथ एंडरसन बोलते हैं, मैसूर राज्य के कदूर जिले में बिरूर रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं और शिमोगा जाने वाली रेलवे लाइन के पश्चिम में होगर खान नाम की एक ऊंची पहाड़ी है। ये बाबा बुदन पहाड़ियों, जिन्हें कभी कभी क्रेसेंट यानी अर्धचंद्राकार पहाड़ भी कहा जाता है, का एक हिस्सा है। ये पहाड़ अर्धचंद्राकार घेरे की तरह फैले हुए हैं और अपने अंदर जागर घाटी नाम का विशाल, घना और हमेशा हरा भरा जंगल समेटे हुए हैं। इस घाटी में बड़ी संख्या में गौर यानी कि इंडियन बाइसन और सांबर पाए जाते हैं। यहाँ करोड़ों की संख्या में जोंक और किलनी यानी कि टिक भी है। इस इलाके में सालाना 100 इंच से भी ज़्यादा बारिश होती है, जिससे यह हमेशा नम, घना और अंधेरा बना रहता है। हालात ये हैं कि दोपहर के समय भी मेंढकों की टर टर और झींगुरों की लगातार आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। रात होते ही लकड़ी वाले झींगुर, वुड क्रिकेट्स की भी और तेज और लगातार चलने वाली आवाज़ें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं। होगर खान पहाड़ी इन अर्धचंद्राकार पहाड़ों के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यहाँ घना जंगल तो है, लेकिन साथ ही खुली धूप भी है। इस पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा गांव है। यहाँ लाल बलुआ पत्थर से बना एक बहुत ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इस गांव का नाम पास की पहाड़ी के नाम पर पड़ा है और इसे होगरे हल्दी कहा जाता है। गांव के दक्षिण में एक बड़ी झील है, जिसे इस इलाके में टैंक कहा जाता है। गांव से 2 पैदल रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता होगार खान पहाड़ी की ओर जाता है, जहां ऊपर कुछ छोटे छोटे कॉफ़ी के बागान हैं, और दूसरा रास्ता झील के किनारे किनारे लगभग 3.5 मील आगे एक नहर तक जाता है। ये नहर एक बहुत बड़ी झील मद्दाक टैंक से निकलती है, जो चारों तरफ पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरी एक घाटी में बनी हुई है। पश्चिम में घनी और नम जागार घाटी, पश्चिम की क्रेसेंट पर्वतमाला, पूर्व में होगार खान की पहाड़ी, होगरे हल्ली गांव, येम्माई डोड्डी नहर और मद्दाक टैंक, ये सब मिलकर लगभग 50 मील लंबा और 30 मील चौड़ा इलाका बनाते हैं। इसी कठिन और पहाड़ी इलाके में एक बेहद खतरनाक बाघ रहता था, जो आगे चलकर मैन ईटर ऑफ क्रेसेंट माउंटेन्स के नाम से मशहूर हुआ या कुख्यात हुआ। वो अचानक ना जाने कहाँ से आ गया। कुछ लोगों का मानना था कि घने सदाबहार जंगल, दलदल और जोंकों या कीड़ों की परेशानी से तंग आकर वो जागर घाटी को छोड़कर बाबा बुदन पहाड़ियों के रास्ते पूर्वी ढलानों की ओर आ गया। दूसरों का कहना था कि वो बहुत दूर स्थित लक्कावल्ली और लाल बाग इलाके से भटक कर आया था। वहाँ भद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बनने के कारण जंगल में काफ़ी हलचल और बदलाव हो गया था। कारण जो भी चाहे रहा हो, वो अचानक यहाँ पहुंचा और उसके मन में इंसानों के प्रति गहरी दुश्मनी भरी हुई थी, क्योंकि पुट्टम्मा नाम की एक सुंदर लंबानी युवती की शादी को अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए थे। एक दिन वो होगर खान पहाड़ी की ऊंची ढलानों पर कॉफ़ी के फल यानी बेरीज तोड़ रही थी। तभी जंगल ने उसे अपना शिकार बना लिया। उस शाम जब पुट्टम्मा घर नहीं लौटी तो उसका पति बहुत गुस्सा हो गया। अभी अभी उनकी शादी हुई थी, भला कोई नया नया दूल्हा अपनी पत्नी के रात होने तक घर ना लौटने की बात कैसे सहन करता। उसके मन में तरह तरह के शक आने लगे। उसे लगा कि शायद पुट्टम्मा किसी और आदमी के साथ भाग गई है या उसका कोई छिपा हुआ प्रेमी था। वैसे भी उनकी शादी घर वालों ने तय की थी। शादी से पहले दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। आधी रात आते आते रमैया गुस्से से पागल हो चुका था। उसने तय कर लिया कि सुबह होते ही वो उनके पीछे जाएगा और उस कथित प्रेमी को मार डालेगा, फिर पुट्टम्मा को भी मार देगा और आखिर में खुद भी जान दे देगा। उसे लगा था कि अपनी बेइज्जती का यही इज्जतदार तरीका है। उसे डर था कि अब वो लोगों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। लोग उसे ठुकराया हुआ पति कहकर उसका मजाक बनाएंगे। सुबह होते ही रमैया जब कॉफ़ी के बागान में पहुंचा, जहां उसकी पत्नी काम करती थी, वहां के सुपरवाइजर ने बताया कि पुट्टम्मा पिछली शाम बाकी मजदूरों के साथ वापस नहीं लौटी थी। उसने दूसरे मजदूरों से भी पूछताछ करने का भरोसा दिया,
तभी एक दूसरी लड़की ने बताया कि वो पूरे दिन पुट्टम्मा के साथ साथ कॉफ़ी के फल तोड़ रही थी। दोनों लगातार बातें करती रही थी और पुट्टम्मा बहुत खुश दिखाई दे रही थी। मुस्कुराते हुए उसने अपनी सहेली से अपने पति रमैया की बहादुरी और अच्छाइयों की भी खूब तारीफ की थी, जिससे वो अविवाहित लड़की थोड़ी सी ईर्ष्या भी करने लगी थी। ये सब सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। फिर वो उस जगह की तरफ चल पड़े जहां दोनों लड़कियां पिछले दिन काम कर रही थीं, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर हुआ क्या था। वहां पहुंचकर पूरा रहस्य खुल गया। उन्हें पुट्टम्मा की लाल बेरों से भरी टोकरी जमीन पर गिरी हुई और आधी खाली मिली, लेकिन पुट्टम्मा का कहीं कोई पता नहीं था। जमीन पर सड़ी हुई पत्तियों की मोटी परत बिछी थी, इसलिए ना कोई पैरों के निशान दिखे, ना ही कोई रास्ता। इन पत्तियों को जानबूझकर कॉफी के बागानों में इसलिए रहने दिया जाता था ताकि खाद बन जाए। आसपास तलाश करते समय पुट्टम्मा के साथ पिछले दिन गई एक छोटी सी लड़की को सबसे पहले एक छोटा सा सुराग मिला। उसने पुट्टम्मा की साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा देखा। वो दो कॉफी की झाड़ियों के बीच फंसकर फट गया था, क्योंकि वहां दोनों झाड़ियां बहुत पास पास उगी थी। उस साड़ी के टुकड़े पर खून लगा हुआ था। ये देखकर सबने और ध्यान से तलाश शुरू की। जल्दी ही उन्हें खून की एक साफ लकीर दिखाई दी। साथ ही जमीन पर गिरी भीगी पत्तियां भी दबी और बिखरी हुई थी, जैसे कोई भारी चीज वहां से गुजरी हो या फिर किसी को घसीट कर ले जाया गया हो। सब लोग हैरान थे कि उस छोटे से कॉफी स्टेट में पहले कभी ऐसी घटना नहीं हुई थी। वो घबराए हुए खून के निशानों और दबी हुई पत्तियों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते गए। एस्टेट के बीच से एक छोटा नाला बहता था। उसके रेतीले तल में उन्हें पुट्टम्मा मिली, या फिर यूं कहें कि पुट्टम्मा का जो कुछ भी बचा हुआ था। वहां उसकी फटी हुई साड़ी, एक पूरी जांग, एक पैर अलग पड़ा हुआ था, सिर जिसके चेहरे पर अजीब तरह की शांति दिखाई दे रही थी, और रीढ़ व पसलियों की टूटी हुई हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। दूसरा पैर और दोनों हाथ पूरी तरह से गायब थे। नाले की रेत पर एक बड़े बाघ के पंजों के निशान थे। उन्हीं के ऊपर कुछ जगहों पर लकड़बग्घों के छोटे छोटे पंजों के निशान भी दिखाई दिए। शायद एक नहीं बल्कि दो लकड़बग्घों के। इसी वजह से एक पैर और दोनों हाथ नहीं मिले। बाघ के जाने के बाद लकड़बग्घे आए थे। वे उन अंगों को खाकर या उठाकर ले गए। नरभक्षी बाघ आमतौर पर इंसान के शरीर के ये हिस्से नहीं खाते। दूसरी बार इंसान का शिकार होने से पहले लगभग 2-3 हफ्तों तक कोई घटना नहीं हुई। फिर एक और महिला मारी गई। वो भी लंबानी समुदाय की थी और मड्डाक तालाब के किनारे छोटे छोटे केकड़े पकड़ रही थी। इस बार लकड़बग्घे बीच में नहीं आए, इसलिए बाघ ने उसका सिर, हाथ और पैर छोड़कर पूरा शरीर खा लिया। इसके बाद एक के बाद एक कई लोग मारे गए, कहीं कोई पुरुष, कहीं कोई महिला। यह सिलसिला क्रेसेंट पर्वतों की पूर्वी ढलानों और उनके आसपास के बड़े इलाके में चलता रहा। होगरहल्ली गांव के पास एक छोटे तालाब पर शाम के समय मवेशियों को पानी पिलाने गया एक चरवाहा लड़का अचानक गायब हो गया। एक लंबानी शिकारी मड्डाक तालाब जाने वाले जंगल के रास्ते पर एक छोटे पेड़ पर बैठा था। उसे उम्मीद थी कि कोई सांबर या चीतल आएगा, लेकिन उसकी जगह आ गया आदमखोर बाघ, और वो शिकारी फिर कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि वो बन चुका था शिकार। उसने बाघ पर गोली क्यों नहीं चलाई ये कभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि जिस पेड़ पर वो बैठा था वो बहुत छोटा था और उससे ऊपर वो चढ़ सकता नहीं था। उसे अपनी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगले दिन पेड़ की मुलायम छाल पर बाघ के पंजों के निशान मिले, जिनसे पता चला कि बाघ पेड़ पर चढ़ा, उसे नीचे गिराया और जंगल में ले गया। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि उसकी बंदूक में कोई खराबी आ गई हो, क्योंकि पुरानी भरने वाली बंदूकें कभी कभी चलती नहीं थीं। ये मानना मुश्किल है कि उसने गोली चलाई हो और निशाना चूक गया हो। फिर भी इलाके में यही कहानी फैल गई। इससे लोगों को लगने लगा कि यह आदमखोर बाघ बहुत निडर है और उसे बंदूक से भी डर नहीं लगता। इस घटना के बाद काफ़ी समय तक किसी इंसान के मारे जाने की खबर नहीं आई। शायद बाघ अपने पुराने इलाके यानी जागर घाटी या जहाँ से भी आया था वापस वहीं चला गया। इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन उन जगहों से किसी नए शिकार की खबर नहीं आई। लोग खुश थे कि बाघ चला गया है, डर खत्म हो गया है और धीरे धीरे जिंदगी फिर से सामान्य हो गई है। एक दिन फिर वो आदमखोर बाघ वापस आ गया। उसने एक बार फिर लोगों का शिकार करना शुरू कर दिया, और इस बार भी उसने अपनी शुरुआत अकेले पड़े होगर खान पहाड़ की ढलानों से की।
एक लिंगायत लड़का जो एक कॉफी स्टेट के सुपरवाइजर का रिश्तेदार था, बिरूड़ जाते समय पहाड़ी से उतर रहा था। तभी बाघ ने उस पर हमला कर दिया और उसे उठाकर ले गया। इसके बाद फिर कई लोग गायब होने लगे और पूरे इलाके में मजदूरों, गांव वालों और मवेशी चराने वालों के बीच डर का माहौल फैल गया। शाम होने से बहुत पहले ही लोग अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे और सुबह होने तक कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। मजदूरों ने कॉफ़ी तोड़ने से मना कर दिया, किसानों ने खेतों में काम करना छोड़ दिया और मवेशी भी बाड़ों में भूखे रहने लगे, क्योंकि उन्हें जंगल या खेतों में चराने ले जाना आत्महत्या जैसा माने जाने लगा था। इसी दौरान मेरा एक जर्मन मित्र, जो यूरोप के चिड़ियाघरों के लिए जानवर और रेप्टाइल्स और दुनिया भर के निजी संग्राहकों के लिए कीड़े मकोड़े और तितलियां इकट्ठा करता था, उसने मेरे बेटे डोनाल्ड और मुझसे कहा कि अगर संभव हो तो उसके लिए कुछ मगरमच्छ के बच्चे पकड़ दें, क्योंकि उसके एक चिड़ियाघर को उनकी ज़रूरत थी। उस समय कावेरी नदी में मगरमच्छ बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे। वो स्थानीय और सरकार द्वारा बाहर से लाई गई मछलियों का भारी नुकसान कर रहे थे। इसी कारण भारतीय मगरमच्छ, जिन्हें वहां पर मगर कहा जाता था, उन्हें मारने के लिए सरकार ने अनुमति और प्रोत्साहन दिया हुआ था। मगरमच्छ की खाल के लालच में बहुत बड़ी संख्या में शिकारी नदी पर पहुंच गए थे। बंदूक से मगरमच्छ का शिकार करना मुश्किल था और समय लेने वाला काम था। इसलिए उन्होंने एक नया और ज़्यादा चालाक तरीका निकाला। उन्होंने एक खास तरह का लोहे का कांटा बनाया। इसमें लगभग 6-6 इंच लंबे 3 बड़े मछली पकड़ने वाले कांटे थे, जिन्हें आपस में पीठ से जोड़कर 120 डिग्री के कोण पर वेल्ड किया गया था। इस तरीके में बड़े कस्बों के बूचड़ खाने से लाए गए जानवरों की आंतें, पेट और खाल को चारे के रूप में बड़े हुक पर लगाया जाता था। फिर उस हुक में एक छल्ला लगाकर उसे लगभग 6 फुट लंबी लोहे की जंजीर से जोड़ा जाता था। ये जंजीर 12 फुट लंबे मोटे हरे बांस में उसके एक सिरे से लगभग 4 फुट की दूरी पर किए गए छेद से गुजारी जाती थी। ऐसे बहुत से बांस, जिनमें जंजीर और चारा हुक से बंधा होता था, नदी के कई मील लंबे हिस्से में बहा दिए जाते थे। मगरमच्छ इन चारे लगे हुकों को निगल लेते थे और वो उनके गले या पेट में फंस जाते थे। घबराकर मगरमच्छ नदी की गहराई में गोता लगाते और उन लंबे हरे बांसों को भी अपने साथ नीचे खींच के ले जाते थे। लेकिन बांस पानी में तैरते थे, इसलिए कुछ समय बाद उनकी उछाल मगरमच्छों को मजबूर करके फिर पानी की सतह पर ले आती थी। मगरमच्छ बार बार नीचे गोता लगाते, लेकिन हर बार उन्हें ऊपर आना पड़ता। अंत में जब वो पूरी तरह से थक जाते तो पानी की सतह पर ही पड़े रहते थे। तब उन्हें आसानी से गोली मार दी जाती थी या फिर मार दिया जाता था भाले से। इस तरीके से कावेरी नदी के मगरमच्छ लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे। कावेरी नदी से छोटे मगरमच्छ मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। इसलिए डॉन यानी कि डोनाल्ड और मैंने दूसरी जगहों पर जानकारी जुटानी शुरू की। आखिर हमें पता चला कि मड्डाक से लगभग 6 मील पश्चिम में स्थित आयोन केरे नाम की बड़ी झील के किनारों पर जो अंडे दिए गए थे, उनसे छोटे मगरमच्छ कुछ समय तक रेत के नीचे छिपे रहते हैं। हमारे मुखबिर ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, यदि सही समय पर जब अंडे केवल सूरज की गर्मी से फूट रहे हों, कोई आयोन केरे झील के किनारे जाए तो रेत के नीचे छोटे मगरमच्छों के इधर उधर घूमने की आवाज़ सुनी जा सकती है। ये बात बड़ी रोचक लगी और डॉन को इतनी पसंद आई कि उसने वीकेंड में कार से वहां जाकर इसकी सच्चाई जानने का सुझाव दिया। हम आखिरकार आयन केरे पहुंचे और एक लंबानी गाइड के साथ झील के किनारे किनारे घूमे। उसने पुष्टि की कि ये बात सच है कि छोटे मगरमच्छ जब रेत तोड़कर झील के पानी में निकलने वाले होते हैं तो उससे पहले उनकी आवाज़ ज़मीन के नीचे से सुनी जा सकती है। मैं और डॉन काफ़ी देर तक चलते रहे, लेकिन हमें ज़मीन के नीचे से किसी मगरमच्छ की आवाज़ नहीं सुनाई दी। हाँ, हमारे लंबानी गाइड से हमें एक आदमखोर बाघ की कहानी जरूर सुनने को मिली। वो बाघ हमारी जगह से कुछ मील उत्तर में मद्दाक टैंक की ओर सक्रिय था। उसने आयन केरे झील के पास किसी को नहीं मारा था, इसलिए यहाँ के लोगों को लगता था कि वो उस खतरे से सुरक्षित हैं जो थोड़ी ही दूर पर रहने वाले दूसरे लोगों पर मंडरा रहा था। हम झील के किनारे घूमते रहे और छोटे मगरमच्छों की आवाज़ सुनने की कोशिश करते रहे। इसी दौरान
लंबानी गाइड हमें आदमखोर बाग की घटनाओं के बारे में टूटी फूटी और अस्पष्ट बातें बताता रहा, लेकिन किसी कारण से वो छोटे मगरमच्छ आवाज कर नहीं रहे थे। शायद हम पर्याप्त ध्यान से सुन नहीं रहे थे। सच कहूं तो मेरा ध्यान जमीन के नीचे मौजूद मगरमच्छों की संभावित आवाजों से ज्यादा उस आदमखोर बाग की कहानी पर था, और मुझे पूरा विश्वास है कि डोनाल्ड का भी यही हाल था। शाम तक हमें छोटे मगरमच्छों का कोई निशान नहीं मिला। हालांकि हमने झील में दूर तैरते कई बड़े मगरमच्छ देखे और किनारे की कीचड़ और गीली मिट्टी पर उनके पैरों के निशान भी देखे। हम तीनों ने झील के किनारे एक पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए डेरा डाल दिया। अंधेरा होने के थोड़ी देर बाद पूर्व दिशा में लाल और बेहद चमकदार चांद निकला। उसकी रोशनी में वो पहाड़ साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें हम बिग सिग्ने और स्मॉल सिग्ने के नाम से जानते थे। कई साल पहले मैंने इन्हीं पहाड़ियों में बाघ की आदतों के बारे में बहुत कुछ सीखा था। यहाँ तक कि एक बाघिन और उसके 3 शावकों का लगभग पूरा जीवन मैंने देखा था। वो तीनों शावक स्मॉल सिग्ने में ही पैदा हुए और वहीं बड़े हुए। बाद में उन्हीं शावकों में से एक आदमखोर बन गया। लेकिन वो एक अलग कहानी है। कैंप फायर के पास जल्दी डिनर करने के बाद हमारे साथ मौजूद लंबानी मित्र, जो बहुत अच्छे किस्से कहानियां सुनाते थे, उन्होंने हमें कई रोचक कहानियां सुनाई। वो केवल जंगल और बागों की ही नहीं, बल्कि अपनी कम्युनिटी लंबानी यानी बंजारा लोगों की परंपराओं और रीति रिवाजों के बारे में भी बता रहे थे। चांदनी रात इतनी मनमोहक थी कि खुद को रोकना मुश्किल हो गया। इसलिए हमने उनसे कहा, क्यों ना लगभग 6 मील पैदल चलकर मड्डाक तालाब के किनारे तक जाएं और उस आदमखोर बाघ के बारे में कुछ और जानकारी जुटाएं। लेकिन ये योजना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई, बल्कि वो साफ तौर पर हिचकिचा रहे थे। उन्होंने कहा, अगर रास्ते में बाघ मिल गया तब क्या होगा? हमने एक साथ जवाब दिया, बस यही तो हम चाहते हैं। हमने उन्हें बताया कि लंबी पैदल यात्रा का सुझाव जो हमने दिया था, उसका कारण भी यही था कि हमें बाघ से मुक्कालात करनी थी, यानी कि मुलाकात करनी थी। आखिरकार हम मड्डक पहुंचे, लेकिन वहां हमें कोई बाघ नहीं दिखा। जंगल के बीच बसे बड़े मवेशी शिविर पशु पड़ाव के चरवाहों को हमने जगाया। उनसे पता चला कि आदमखोर बाघ अभी भी इससे कहीं अधिक उत्तर की ओर, जहां आबादी ज्यादा है, सक्रिय था। उन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन किसी ने उसे देखा नहीं था, ना ही उसके कोई ताजा निशान मिले थे। वो भी उतने ही चिंतित थे जितने हमारे लंबानी मार्गदर्शक। हम चांदनी रात में लौटकर आयोन केरे पहुंचे। अब हम वहां पहुंचे तब सुबह होने लगी थी। अगले दिन हम बेंगलुरु लौट आए। हमारी कार की डिक्की में कोई मगरमच्छ का बच्चा नहीं था, केवल उस आदमखोर बाघ की कहानियां थीं जिन्होंने हमारी जिज्ञासा और बढ़ा दी थी। करीब 4 महीने बाद मुझे एक बहुत गंदे लिफाफे में बंद बारीक लिखावट वाला एक पत्र मिला। उस पर लगी डाक मोहर में पता चला कि वो बीरूड़ से भेजा गया था। पत्र कन्नड़ भाषा में लिखा था, जिसे मैं पढ़ नहीं सकता था। इसलिए वो पत्र जेब में रखकर मैं अपने घर के पास स्थित बेंगलुरु के पुलिस थाने गया ताकि कोई उसका अर्थ समझा सके। एक हेड कांस्टेबल ने मेरी मदद करने के लिए सहमति जताई, लेकिन पत्र पढ़ने में उन्हें भी काफ़ी कठिनाई हुई। उनका कहना था ये पत्र किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति ने लिखा था। इससे पता चला कि ये पत्र मेरे मित्र मुदलियार गिरियप्पा ने लिखा था। वो होगरे हल्ली गांव का पटेल यानी कि मुखिया था। बहुत पहले मैंने इसके गांव के पास उससे आधा एकड़ ज़मीन खरीदी थी, जहां मैं अपना कैंप लगाया करता था। उसके पत्र में मुझे तुरंत आने के लिए कहा गया था ताकि मैं उस आदमखोर बाघ को मारने में मदद कर सकूं, जिसने कई लोगों की जान ले ली थी। कुछ दिन पहले वो मुदलियार गिरियप्पा के एक आदमी को भी उठा ले गया था, जो यम्माई डोडी नहर के किनारे खेत में काम कर रहा था। ये जगह वहां से लगभग 3.5 मील दूर थी। मैंने वो पत्र डोनाल्ड को दिखाया। वो बहुत उत्साहित हो गया और तुरंत चलने के लिए तैयार हो गया। मैंने कहा, तुम चले जाओ डॉन। इस पर उसने जवाब दिया, आप भी चलिए डैड। अगले ही दिन सुबह हम डॉन की पुरानी जर्जर 2 सीटर प्लाईमाउथ कार से निकल पड़े। लगभग 140 मील सड़क का सफ़र तय करके हम दोपहर करीब 2 बजे होगारे हल्ली पहुंच गए। जब हम पहुंचे तब मुदलियार गिरियप्पा अपने घर के सकरे बरामदे में रस्सियों से बुनी चारपाई पर गहरी नींद में सो रहा था। हमें देखकर
वो मुस्कुराते हुए उठकर बैठ गया। हमारे इतनी जल्दी पहुंचने पर उसे आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उसने तुरंत खुद को एक आदर्श मेजबान की तरह संभाल लिया। उसने हमें बड़े बड़े पीतल के मगों में कॉफ़ी पिलाई। इस बीच हमारे लिए चावल और गरम सब्जी की करी तैयार की जा रही थी। उसका आग्रह ठुकराना बहुत असभ्यता होती। वैसे भी लंबे और थकाऊ सफ़र के बाद हमें जोरों की भूख लगी थी, इसलिए हमने चावल और करी भरपेट खाई। खाना खत्म होने के बाद हम गांव के कम्युनिटी वेल यानी कि सामुदायिक कुएं पर गए। वहाँ ठंडे ठंडे पानी की बाल्टियाँ निकाली और बारी बारी से एक दूसरे पर पानी डालकर नहा लिए। जब हम वापस लौटे तब एक बूढ़े मुदलियार गिरियप्पा ने खूब सारा गाढ़े दूध वाली चाय भी तैयार कर रखी थी। मैं अच्छी खासी मात्रा में खाना खाने वाला आदमी हूँ और डॉन तो मुझसे भी लगभग 3 गुना ज़्यादा खाता है, लेकिन इतनी लगातार खातिरदारी देखकर हम दोनों घबरा गए। हमें लगा अगर बाघ का शिकार शुरू होने या उसके बारे में कुछ और सुनने से पहले भी यही सिलसिला चलता रहा तो हमारा पेट फट जाएगा। हम दोनों ने बूढ़े मुदलियार गिरियप्पा से विनम्र लेकिन साफ शब्दों में कहा कि हम उनकी बनाई हुई चाय का थोड़ा सा स्वाद जरूर लेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ भी खा पी नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे पेट में ठोस हो या तरल हो किसी भी चीज़ के लिए जरा सी भी जगह नहीं बची थी। वो मुस्कुराए और बोले कि उन्होंने रात के खाने की तैयारी का आदेश पहले ही दे दिया है। जब तक हम होगरे हल्ली में रहेंगे हम उनके मेहमान हैं और अपनी हैसियत के अनुसार जितना अच्छा भोजन और सत्कार वो कर सकते हैं वो करना उनका कर्तव्य है। और दूसरी ओर हम भी अपने साथ घर से भुना हुआ मांस, स्वादिष्ट उबले आलू, ब्रेड, मक्खन और जैम लाए थे। लेकिन अगर हमें मुदलियार गिरी के बार बार परोसे जाने वाले भोजन भी खाने पड़ते जिन्हें बनाने में उन्हें बहुत आनंद आता था, तो हमारे लिए अपना लाया हुआ खाना खाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। ऊपर से वो हमारे साथ बैठते, बार बार हमारी प्लेट में खाना परोसते और ये देखकर बहुत खुश होते कि हम भरपेट खा रहे हैं। ऐसे में उनका आग्रह ठुकराना उनके अपमान जैसा होता। यह स्थिति बिल्कुल निराशाजनक थी। हमने धीरे धीरे आपस में तय कर लिया कि रात के अंधेरे में हमें अपना सारा बढ़िया खाना होगरे हल्ली के आवारा कुत्तों को खिलाना पड़ेगा। उदास मन से डॉन ने सुझाव दिया कि शायद हम आलू और भुना हुआ मांस कहीं छिपा दें और कभी कभार थोड़ा बहुत खा लिया करें। मैंने कुछ देर इस बात पर विचार किया, लेकिन फिर निराश होकर सिर हिला दिया। उस गर्म मौसम में ये चीज़ें टिक नहीं सकती थी। आलू चिपचिपे हो जाते, मांस खराब हो जाता, ब्रेड पत्थर जैसी सख्त हो जाती और मक्खन पिघल जाता। इसलिए तय था कि होगरे हल्ली के कुत्तों की दावत होगी। पूरब के लोग किसी भी मुलाकात के असली उद्देश्य पर चर्चा हमेशा आखिर में ही करते हैं। इसलिए हमारे वहां पहुंचने के लगभग 2 घंटे के बाद ही हम उस मैन ईटर टाइगर के बारे में गंभीरता से बात करने बैठे। मुदलियार गिरियप्पा ने घटना का विवरण लगभग उसी तरह सुनाया जैसे मैंने इस अध्याय की शुरुआत में लिखा है। जब वो अपनी बात पूरी कर चुके तब हमें लगा कि उस आदमखोर के हाथों से सुरक्षित बच निकलने की उम्मीद बहुत कम है। इस आदमखोर बाघ तक पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे मुखबिर ने यह पता लगाने की भी जरूरत नहीं समझी थी कि यह बाघ किस तय रास्ते से चलता है या फिर किसी तय रास्ते पर नहीं चलता है। ऊपर से जिस इलाके में वो घूमता था वो बहुत विशाल था, लगभग 1500 स्क्वायर माइल। हमें ऐसा लगने लगा कि हम एक बेकार की तलाश में निकल पड़े। इस खास बाघ को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने के जैसा था। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि शुरुआत करें तो कहाँ से करें। हमने काफ़ी देर तक इस पहलू पर चर्चा की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तब मुदलियार गिरी ने बताया कि उन्होंने हमारे रहने के लिए अपने एक मित्र के घर का खाली कमरा तैयार करा दिया है। होगरे हल्ली में रहने के दौरान हमें वहीं दिन रात बिताने थे, लेकिन उस भीषण गर्मी में एक छोटे से कमरे में रात बिताने का मतलब था पूरी रात पसीने से तरबतर होकर बिना सोए और मच्छरों के काटने से परेशान रहना। हम उस बुजुर्ग सज्जन की उदारता की बहुत कद्र करते थे, लेकिन अब हमें अपनी बात पर दृढ़ रहना ही था। इसलिए हमने उनका धन्यवाद किया, लेकिन गर्मी और मच्छरों का कारण बताते हुए विनम्रता से कहा कि हम रात उसी कैंपिंग ग्राउंड में बिताना पसंद करेंगे जिसे मैंने कुछ वर्ष पहले उनसे खरीदा था।
यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मेरे कई कैंपिंग ग्राउंड कैसे बने। जब से मेरे पिता ने मुझे अकेले जंगलों में जाने की अनुमति दी, तब से मैं दक्षिण भारत के जंगलों और दूर दराज के इलाकों में घूमता रहा हूँ। ऐसे सफ़रों में आमतौर पर रात ट्रैवलर्स बंगलों या डाक बंगले में बिताई जाती थी। ये सरकारी विश्राम गृह होते थे जिन्हें मेरे जैसे यात्रियों को किराए पर दिया जाता था। अन्यथा मैं फॉरेस्ट बंगले में ठहरता था। ये भी लगभग वैसा ही होता था। फर्क सिर्फ इतना था कि वो वन विभाग का होता था और वहां ठहरने के लिए पहले कलेक्टर या उस क्षेत्र के जिला वन अधिकारी या उस क्षेत्र के डीएफओ से अनुमति लेनी पड़ती थी। ट्रैवलर्स बंगले और फॉरेस्ट बंगले में ठहरने के दो बहुत सख्त नियम थे। पहला, कोई भी व्यक्ति सामान्यतः इन बंगलों में 48 घंटे से अधिक नहीं रुक सकता था। और दूसरा, यदि पहले से अनुमति मिल भी गई हो, तब भी यदि कोई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उस क्षेत्र में आ जाए और बंगले का उपयोग करना चाहे तो यात्री को तुरंत बंगला खाली करना पड़ता था। इन सामान्य नियमों के अलावा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फॉरेस्ट बंगले में ठहरने के लिए जिला कलेक्टर की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य था। ये नियम मेरे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाते थे। पहली बात, शिकार का अभियान अक्सर एक सप्ताह बल्कि कभी कभी पूरे महीने तक चल सकता था, जबकि 2 दिन बाद ही मुझे बंगला छोड़ना पड़ता था और फिर मेरे पास रहने की कोई जगह भी नहीं बचती थी। दूसरी बात, पहले से अनुमति लेने के बावजूद भी अक्सर ऐसा होता है कि मैंने 1 महीने पहले से अनुमति ले रखी है, लेकिन जैसे ही मैं बंगले पर पहुंचा, कुछ ही देर बाद कोई वन क्षेत्र अधिकारी या पुलिस सब इंस्पेक्टर कभी कभी देर रात को भी आकर कह देता कि मुझे तुरंत बंगला खाली करना होगा, क्योंकि कोई वरिष्ठ वन अधिकारी, पुलिस अधिकारी या स्वयं कलेक्टर वहां पर आने वाले हैं। ऐसी घटनाओं पर हमेशा मुझे गुस्सा आता था। आखिर मैं बंगला क्यों छोड़ूं? मेरे पास तो पूरे 1 महीने से लिखित अनुमति होती थी। बंगला इतना बड़ा होता था कि उसमें मेरे और उस अधिकारी दोनों के रहने के लिए पर्याप्त जगह होती थी। जरूरत पड़ती तो मैं बरामदे के किसी कोने में या फिर रसोई घर, गोदाम या गैराज में भी सोने के लिए तैयार था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वन रेंजर या सब इंस्पेक्टर मुझे तिरस्कार भरी नजर से देखता और दीवार पर टंगे नियमों की ओर उंगली दिखा देता। क्या मैंने कल्पना भी कर ली थी कि कोई बड़ा साहब या महत्वपूर्ण अधिकारी ऐसे व्यक्ति के साथ उसी बंगले में रहेगा जो मेरी तरह बरामदे या परिसर में कहीं पड़ा हो? क्या वो खुद को सुरक्षित महसूस करेगा? ये सोचते ही उसकी तिरस्कार भरी नजर शक भरी नजर में बदल जाती थी। या तो मुझे यहाँ से शालीनता से और जल्दी निकल जाना चाहिए, वरना मुझे जबरन बाहर निकाल दिया जाएगा। मुझे कई साल पहले चित्तूर जिले के नागपटला वन विश्राम गृह की एक घटना याद आती है। मुझे वहाँ 10 दिन ठहरने की विशेष अनुमति स्वयं जिला कलेक्टर ने दी थी। पूरे दिन जंगल में कई मील पैदल घूमने के बाद मैं देर रात भोजन करके वापस रेस्ट हाउस पहुंचा और सो गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। उन्हीं हालत में मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि 4-5 छोटे सरकारी अधिकारी खड़े थे। उनकी खाकी वर्दी थी, हाथों में लालटेन थी, डंडे लंबे थे जिन्हें शायद सांपों से बचाव और ज़रूरत पड़ने पर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। मैंने पूछा, क्या बात है, क्या चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, कलेक्टर साहब सुबह होते ही यहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी अभी खबर मिली है, उनके ठहरने की व्यवस्था करनी है, इसलिए आपको तुरंत ये जगह खाली करनी होगी। मैंने कहा, क्यों? मेरे पास तो इसी कलेक्टर साहब की लिखित अनुमति है। इस बंगले में इतने सारे कमरे हैं, मुझे तो सिर्फ एक छोटा सा कमरा चाहिए, बाकी पूरा बंगला कलेक्टर साहब के लिए छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, कलेक्टर साहब को पूरा का पूरा बंगला चाहिए। मैंने सुझाव दिया, तो फिर मैं गैरेज में, रसोई घर में, बाहर बने कमरों में या फिर परिसर के किसी पेड़ के नीचे भी रह लूँगा। मेरे लिए कोई भी जगह चल जाएगी। ये सुनकर वो नाराज हो गए। बोले, क्या तुम्हें साफ साफ तमिल या अंग्रेजी समझ में नहीं आती? हमने कहा है अभी इसी समय बाहर निकलो, और हमारा मतलब बिल्कुल यही है। अब मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, भाड़ में जाए कलेक्टर, और तुम लोग भी। मैं इस बंगले के आधे हिस्से पर कब्जा करके रहूंगा, और जो भी आदमी मेरे कमरे में कदम रखेगा उसे मैं गोली मार दूंगा। और ये बात कलेक्टर पर भी लागू होती है। मैंने अपने एक हाथ में राइफल कसकर पकड़ ली और दूसरे हाथ में दरवाजा जोर से बंद करके उसकी सारी कुंडियां चढ़ा दी। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। बरामदे में भारी जूतों की आवाज़ें गूंज रही थी। लोग खांस रहे थे, थूक रहे थे,
धीमी धीमी फुसफुसाहटें और गुप्त सलाह मशवरा साफ सुनाई दे रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे करें तो क्या करें। अगर वो मुझे ज़बरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश करते तो किसी को भी गोली लग सकती थी, और अगर मुझे रहने देते तो कलेक्टर उन्हें नौकरी से निकाल देता। आखिरकार उन्होंने मुझे वहीं रहने दिया। कलेक्टर एक गोरा था और मैं भी। उनके हिसाब से सभी गोरे कुछ ना कुछ सनकी होते हैं। उन्होंने सोचा दोनों अपनी लड़ाई खुद निपटाएं, बेवजह गोली क्यों खाएं। अगली सुबह कलेक्टर अपनी कार से पहुंचा। मैं अपने कमरे के दरवाजे पर आराम से खड़ा उसे देख रहा था। वो बरामदे की सीढ़ियां चढ़ा। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो एकदम रुक गया और मुझे घूरने लगा। फिर वो मुड़ा और अपनी कार के पास खड़े आधा दर्जन खाकी वर्दी वाले कर्मचारियों पर हिंदुस्तानी में चिल्लाया, क्या तुम्हें मेरे आने की खबर नहीं मिली थी? तुमने बंगला खाली क्यों नहीं कराया? दरवाजे पर खड़ा ये सनकी आदमी कौन है? तुरंत कई लोग एक साथ सफाई देने लगे। हुजूर, जैसे ही हमें आपके आने की सूचना मिली हम कल रात यहाँ आ गए थे और इस भयानक आदमी से जाने के लिए कहा था, लेकिन इसने मना कर दिया। इसने हमें गोली मारने की धमकी दी, यहाँ तक कहा कि आपको भी गोली मार देगा। हम क्या करते हुजूर? आखिरकार ये भी आपकी तरह एक गोरा आदमी है और इसके पास बंदूक भी है। कलेक्टर मेरी ओर मुड़ा और गरज कर बोला, अच्छा गोरे आदमी, मुझे गोली मारोगे? मारो। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें नियम नहीं मालूम? जब कोई वरिष्ठ अधिकारी दौरे पर आता है तो बंगले में ठहरे हुए हर व्यक्ति को तुरंत बाहर निकलना पड़ता है, इसलिए कृपया यहाँ से चले जाइए। मैंने बिल्कुल शांत भाव से अपनी जेब से एक पत्र निकाला और कहा, इस मामले में ये नियम लागू नहीं होते, क्योंकि मेरे पास स्वयं कलेक्टर की लिखित अनुमति है कि मैं यहाँ 10 दिन तक ठहर सकता हूँ, और मैं वही करने वाला हूँ। मैं कलेक्टर हूँ, वो चिल्लाया। मुझे पता है, मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आती? उसने पूछा। नियम कहते हैं कि जब कोई वरिष्ठ अधिकारी, मैंने उसकी बात को काटते हुए कहा, क्या आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती? क्या आप अपनी ही लिखावट नहीं पढ़ सकते? कलेक्टर साहब ने लिखा है कि मैं यहाँ 10 दिन तक रह सकता हूँ। आप ही कलेक्टर हैं ना, इसलिए मैं यहाँ 10 दिन तक रहूंगा। मैं इस बंगले के आधे हिस्से में रह रहा हूँ, बाकी आधा हिस्सा आप इस्तेमाल कर लीजिए। बात बस इतनी सी है। गर्मी का मौसम था, भीषण गर्मी पड़ रही थी। उस रात उमस इतनी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रात करीब 8 बजे मैंने एक बड़ा दिलचस्प नज़ारा देखा। कलेक्टर साहब के खाने की मेज बरामदे के दूसरे हिस्से में उनके चपरासी ने सजा दी थी, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी थी। मेज पर बर्फ जैसी सफ़ेद मेजपोश, चमचमाते चम्मच, छुरी और क्रॉकरी रखी थी। एक कांच के फूलदान में ढेर सारे फूल भी सजे थे। लगता है कि चपरासी उन्हें हेडक्वार्टर से ही सोच समझकर साथ में लाया था, क्योंकि नागपटला में ऐसे फूल नहीं उगते। थोड़ी देर बाद कलेक्टर साहब डिनर करने आए। यकीन मानिए, इतनी भयानक गर्मी के बावजूद उन्होंने पूरा औपचारिक सूट पहन रखा था, उबली हुई सफ़ेद कमीज, बो टाई और बाकी सारी सजावट के साथ। उधर मैंने अपनी सबसे पुरानी और फटी हुई खाकी कमीज और फटी पैंट पहन ली। बरामदे के दूसरे सिरे पर फर्श पर बैठ गया और अपनी सूखी चपातियाँ खाने लगा। कलेक्टर साहब अपनी शान में अकेले बैठे थे। उन्होंने मेरी तरफ सिर्फ एक बार देखा, वो भी एक पल के लिए। शायद उन्हें ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर बिल्ली पिछली रात कुछ गंदा छोड़ गई हो। उसके बाद उन्होंने दोबारा मेरी ओर नज़र तक नहीं उठाई। उस घटना के बाद मैंने तय कर लिया कि अब मैं ऐसी जगहों पर कभी नहीं ठहरूंगा। मैंने निश्चय किया कि अपने पसंदीदा जंगलों के पास खुद ही अपने कैंप बना लूँगा। आप सोच सकते हैं कि ये बहुत महंगा फैसला रहा होगा, लेकिन सच तो यह है कि उन दिनों जंगलों के पास दूर दराज के इलाकों में ज़मीन मिट्टी के भाव मिल जाती थी। समय के साथ मैंने बिना ज़्यादा मोल भाव किए कई ज़मीन के सौदे किए। मैंने हमेशा कैंप लगाने के लिए उपयुक्त छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े तलाशे। मेरे काम के लिए आधा एकड़ ज़मीन बहुत थी, लेकिन कई बार मालिक छोटे हिस्से बेचने को तैयार नहीं होते थे, इसलिए मुझे बड़े हिस्से खरीदने पड़े। मामंदूर में मैंने 17 रुपये 8 आने में 1 एकड़ और 3/4 ज़मीन खरीदी, जो उस समय लगभग 1 पाउंड और 7 शिलिंग के बराबर थी। मेरा सबसे बड़ा भूखंड सेलम जिले की चिनार नदी के किनारे दासमपट्टी में है। वहाँ मुझे 12 एकड़ ज़मीन 100 रुपये में मिली, जो लगभग 7 पाउंड 15 शिलिंग के बराबर थी। औसतन ज़मीन की कीमत 25 से 40 रुपये, यानी लगभग 2 से 3 पाउंड प्रति एकड़ थी। सबसे महंगी ज़मीन 1/4 एकड़ थी, जिसके लिए मुझे 75 रुपये देने पड़े।
उन दिनों ये 5 पाउंड से ज़्यादा बहुत बड़ी कीमत मानी जाती थी। समय के साथ बिना ये सोचे कि मैं कितना इकट्ठा कर रहा हूँ, मैंने ऐसे 18 कैंप साइट खरीद लिए। इनमें सबसे बड़ा वही 12 एकड़ वाला भूखंड था, जबकि बाकी 2 और 3 एकड़ के कई भूखंड थे। कलेक्टर और दौरे पर रहने वाले सरकारी अधिकारी अक्सर ये देखकर सिर हिलाते थे, उस समय और बाद में भी, कि वे मुझे उसी नज़र से देखते रहे। आज भी जब मैं उन्हें याद करता हूँ तो यही सोचता हूँ कि वो मुझे अयोग्य समझते थे, जबकि मुझे उनकी योग्यता पर संदेह होता था। उस रात की घटना से आज लगभग 28 साल हो चुके हैं। अब तो वो व्यक्ति बूढ़ा हो चुका होगा, लेकिन यदि वो आज भी जीवित है और कभी ये पंक्तियाँ पढ़े तो मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। उस समय मेरे शायद रूखे या असभ्य व्यवहार के लिए बिना किसी शर्त के उससे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ज़मीन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के बावजूद मैंने अपने किसी भी कैंप साइट को बेचा नहीं है और उम्मीद है कभी बेचूंगा भी नहीं। हर कैंप साइट मुझे बीते दिनों और उन घटनाओं की याद दिलाती है जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर साइट जंगल की सीमा पर स्थित है और हर एक की अपनी पहचान और अपना आकर्षण है। मैं कभी कभी वहां सिर्फ इसलिए चला जाता हूं कि पुराने दिनों, पुराने बागों, उन कलेक्टरों की यादें फिर से ताज़ा कर सकूं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, बात से थोड़ा भटक गया। मैं बता रहा था कि डोनाल्ड और मैंने बूढ़े मुदलियार गिरियप्पा के घर में कमरा लेने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। हमने तय किया कि रात जंगल की सीमा पर होगारे हल्ली गांव के पास बने अपने कैंप साइट पर ही बिताएंगे। पटेल ये सुनकर हैरान रह गया। क्या मैं पागल था या फिर इतना अनजान या बहरा कि उसकी बात समझ नहीं पा रहा था कि वो अभी अभी मुझे आदमखोर बाग के बारे में बता रहा था और हम थे कि उसी जंगल के किनारे रात बिताने पर अड़े हुए थे। लेकिन आखिरकार हमारी ही बात मानी गई। डॉन अपनी कार के पीछे एक अनोखी चीज़ लेकर आया था, एक छोटा सा तंबू। हमने उसे कैंप साइट पर लगा दिया, फिर जल्दी रात का खाना खाया क्योंकि अभी करने को कुछ खास था नहीं। हमने तय किया कि कार से 6 मील पीछे लौटेंगे। वहाँ यम्माई डोडी नहर थी जो बिरूर कस्बे से लगभग 3 मील दूर थी। हम कार वहीं छोड़ देते और फिर नहर के किनारे किनारे चलते हुए मद्दक झील तक जाते। ये रास्ता एक ओर का लगभग 10 मील था। चांद 7:30 बजे निकलने वाला था और रात बिल्कुल साफ थी, इसलिए हालांकि हम अपनी इलेक्ट्रिक टॉर्च साथ लेकर आए थे, लेकिन शायद उसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं। जब हम यम्माई डोडी के पुल के पास अपनी प्लाई माउथ कार छोड़कर नहर के किनारे बनी सकरी पगडंडी पर चलना शुरू हुए, तब दूर बिरूर के नारियल के बागों के ऊपर चांद अभी अभी निकल रहा था। समय ठीक 7:40 था। आराम से चलते हुए आने जाने में और झील के किनारे लगभग 2 घंटे आराम करने का समय मिलाकर लगभग 10 घंटे के बाद, यानी सुबह होने के तुरंत बाद, हम वापस गाड़ी तक पहुंच जाएंगे। रात बहुत सुहानी थी, इसलिए हम बिना किसी झिझक के लगभग 20 मील की पैदल यात्रा पर निकल पड़े। गर्मी का मौसम था, इसलिए नाले में केवल थोड़ा सा पानी बह रहा था। जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो सूखा और धूल भरा था। ऐसे रास्तों पर जानवरों के पदचिह्न आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन अंधेरा इतना था कि टॉर्च जलाए बिना उन्हें देख पाना संभव नहीं था। हमें पता था कि पहला लगभग 1 मील का हिस्सा, जहां तक सरकंडों से घिरा हुआ तालाब था, तेंदुओं का इलाका था। उसके बाद जंगल और घना हो जाता था, जहां तेंदुए कम आते थे और बागों का क्षेत्र शुरू हो जाता था जो आगे मद्दक झील तक फैला था। अगर हम टॉर्च की रोशनी से उनकी आंखों की चमक को ना खोजते तो केवल चांदनी में किसी जानवर को देख पाना लगभग असंभव था, चाहे चांदनी कितनी भी तेज क्यों ना हो। हाँ, यदि कोई जानवर बिल्कुल हमारे सामने आ जाता तो बात अलग थी, लेकिन हमारा ध्यान किसी और जानवर पर नहीं था। हम केवल आदमखोर बाघ की तलाश में थे। हमें विश्वास था कि यदि वो आसपास हुआ तो बिना किसी विशेष कोशिश के अपनी मौजूदगी खुद ही बता देगा। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के बराबर चल रहे थे। हमारी टॉर्चें हाथ में थीं, लेकिन बंद थीं। आदमखोर बाघ वाले इलाके में एक लाइन, यानी कि सिंगल फाइल में चलना हमेशा खतरनाक होता है। 2 आदमी यदि कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं तो अचानक होने वाले हमले से वो काफ़ी हद तक सुरक्षित रहते हैं। आमतौर पर बाघ ऐसी स्थिति में सीधे हमला नहीं करता, और यदि वो हमला करता भी है तो पहले गुर्राता है या दहाड़ता है ताकि खुद का हौसला बढ़ा सके। लेकिन यदि 2 आदमी एक के पीछे एक चल रहे हों तो वो बहुत बड़े खतरे में होते हैं, खासकर पीछे वाला व्यक्ति। आदमखोर बाघ
ऐसे समय में अधिक साहसी हो जाता है। वो बिना किसी आवाज या चेतावनी के अचानक झपटता है और पीछे वाले आदमी को पल भर में गायब कर देता है, और इससे पहले कि आगे चल रहा साथी समझ भी पाए कि हुआ क्या है। अगर दोनों पूरी तरह सतर्क भी हों तब भी हमला पूरी तरह खामोशी और बिना किसी चेतावनी के होगा। पीछे वाले को पता चलने से पहले ही वो बाघ का शिकार बन चुका होगा और आगे वाला उसकी मदद नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में आगे चल रहा व्यक्ति तो अपेक्षाकृत सुरक्षित रहता है, लेकिन पीछे चलने वाला अपनी जान पूरी तरह अपने साथी के भरोसे छोड़ देता है। हम लगभग 3 मील चल चुके थे, तभी हमारे दाईं ओर नाले के पार एक छोटी पहाड़ी पर से एक बाघ दहाड़ा। ये कुछ अजीब था। हम रुक गए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, गर्मियों का बीचों बीच था और आमतौर पर इस मौसम में बाघ आवाज नहीं लगाते। हमने ध्यान से सुना, तभी बाघ ने फिर आवाज लगाई। इस बार वो बहुत पास था। हम तेजी से उस सकरी नहर को पार करके दूसरी तरफ के निचले किनारे पर चढ़े, फिर नहर के किनारे उगी झाड़ियों को पार करते हुए आगे खुले पार्क जैसे इलाके में पहुंच गए, जो लगभग 100 गज तक फैला था। अब हमें जल्दी से छिपना था, क्योंकि यदि बाघ दूसरी दिशा से आता तो हमें देख सकता था। हम दोनों लगभग 40 फीट की दूरी पर अलग अलग पेड़ों के पीछे छिप गए। फिर मैंने 2 बार जल्दी जल्दी बाघ की तरह आवाज़ निकाली। हम उम्मीद से इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहीं कोई आवाज़ नहीं थी, यहाँ तक कि टहनी टूटने की हल्की सी चटक भी नहीं सुनाई दी। अब दोबारा आवाज़ लगाना ठीक नहीं था। अगर बाघ लगातार हमारी तरफ बढ़ रहा था तो अब तक वो बहुत पास आ चुका होगा। मेरी पहली 2 आवाज़ों से उसकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ी होगी, लेकिन शायद उसे शक नहीं हुआ होगा। तीसरी बार आवाज़ लगाने पर वो ठीक ठीक समझ जाता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब उसे शक हो जाता और संभव है कि वो चुपचाप वहाँ से चला जाता। इसलिए बेहतर था कि धैर्य से इंतजार करें और बाघ खुद इस रहस्यमयी आवाज़ के स्रोत को खोजने आए। मुझे ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक डॉन की टॉर्च की रोशनी चांदनी में मेरे पीछे की ओर पड़ी। मैं तुरंत मुड़ा कि आखिर वहाँ क्या है। मेरे और डॉन से लगभग बराबर दूरी पर एक झाड़ी की आड़ में एक बाघ खड़ा था। लगता है जब उसने दूसरी बार आवाज़ लगाई थी तब हमने उसकी दूरी या उसकी चाल का गलत अंदाजा लगाया था। असल में वो हमें पार करके हमारे पीछे निकल चुका था और नहर की ओर बढ़ रहा था। तभी मैंने उसकी नकल करते हुए आवाज़ निकाली थी। वो आवाज़ सुनकर वापस मुड़ा, जांचने आया। उसने मुझे देख लिया, लेकिन डॉन उसे दिखाई नहीं दिया। मुझे तो उसकी आहट तक नहीं लगी थी। डॉन ने उसे कैसे देख लिया, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। अब मैंने भी अपनी टॉर्च बाघ पर डाल दी, जबकि हम दोनों में से किसी ने भी कोई आवाज़ नहीं की। दोनों टॉर्च की रोशनी में बाघ घबराकर कभी एक रोशनी की ओर तो कभी दूसरी की ओर देख रहा था। मुझे पता था इस इलाके में आदमखोर के अलावा और भी कई बाघ थे। हम दोनों में कोई भी गलती से किसी दूसरे बाघ को नहीं मारना चाहता था। ऐसा लगा मानो डोनाल्ड और मेरे बीच बिना बोले ही कोई मानसिक संदेशों का आदान प्रदान हो गया हो, क्योंकि बिना कुछ कहे या इशारा किए हम दोनों ने एक ही समय पर अपनी टॉर्चें बुझा दी। 2 तेज रोशनियों की चमक के बाद मेरी आंखों को फिर से चांदनी में देखने की आदत बनने में 1-2 सेकंड लगे। तब मैंने देखा कि बाघ अब भी वहीं खड़ा था। ये पता लगाने का एक ही तरीका था कि वो आदमखोर है या नहीं। उसे परखना इसलिए क्योंकि मैं डॉन से थोड़ा अधिक पास था। मैं पेड़ की ओट से बाहर निकल आया। इसका असर बाघ पर तुरंत और बेहद नाटकीय हुआ। उसने जोर से वूफ वूफ जैसी आवाज़ निकाली, पूंछ दबाई और घबराकर भाग गया। अब साफ हो गया कि वो आदमखोर नहीं था, बल्कि बेहद डरपोक बाघ था। मुझे खुशी हुई कि हम दोनों में से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। डैड, आपको क्या हो गया था? डॉन ने मेरे पास आते हुए पूछा। क्या आपने उसकी आवाज़ नहीं सुनी जब आप टॉर्च जलाने जा रहे थे? मैं सोच रहा था कि शायद आपने उसे नहीं सुना है और वो आप पर झपट सकता है, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी टॉर्च जला दी। मैंने कहा, थैंक यू डॉन। सच कहूँ तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। डॉन ने गंभीरता से कहा, यह अच्छी बात नहीं है। आपके सुनने की शक्ति कम हो रही है। मैंने तो पत्ते की सरसराहट भी सुनी और उस झाड़ी से उसके रगड़ने की आवाज़ भी साफ सुनी, लेकिन आप कह रहे हैं आपको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अब आपको ऐसे काम छोड़ देने चाहिए डैड। अब आपकी उम्र हो रही है। इस घटना से यही साबित होता है कि आवाज़ों को पहचानना कितना कठिन होता है और हमारी इंद्रियां कितनी अविश्वसनीय हो सकती हैं, या शायद दोनों ही बातें सही हैं। हो सकता है हवा का कोई झोंका आवाज़ों को मुझसे दूर ले गया हो, या फिर शायद मेरे सुनने की क्षमता
पहले जैसी नहीं रही और जैसा कि डोनाल्ड कहता है, मेरी उम्र बढ़ रही थी, लेकिन मैं जंगल में अपने घूमने फिरने की आदत को छोड़ने के बारे में सोच भी कैसे सकता था। अगर डॉन ने उसकी आवाज़ ना सुनी होती तो टाइगर निसंदेह हमारे और करीब आ जाता। हालांकि बाद में वो जितना डरपोक निकला, मुझे पूरा यकीन है कि वो हम पर हमला नहीं करता। हम वापस पगडंडी पर आ गए और मड्डक झील की ओर चलने लगे। करीब 1 मील से कुछ ज़्यादा आगे जाकर एक जगह पानी की नहर जमीन के एक छोटे से उभार से बचते हुए घूमकर निकलती थी, जबकि हमारी पगडंडी उस छोटी पहाड़ी के ऊपर से जाती थी। हम पहाड़ी की दूसरी तरफ नीचे उतर रहे थे कि हम दोनों ने दूर से जमीन पर खुरों की तेज धमक सुनी। आवाज़ बिल्कुल साफ थी। हम रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, नहर उस छोटी पहाड़ी के नीचे से घूम कर निकल रही थी, इसलिए अब बहते पानी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। रात के सन्नाटे में हमें फिर वही आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई खुर वाला जानवर सख्त जमीन पर तेजी से दौड़ रहा हो। आवाज़ लगातार आती रही। ये सचमुच अजीब बात थी। खुरों की धमक से लग रहा था कि जानवर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन आवाज़ लगातार उसी जगह से आ रही थी। अगर वो जानवर सचमुच आगे भाग रहा होता तो कुछ देर में इतनी दूर निकल जाता कि उसकी आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती, लेकिन हम उसे लगातार सुन रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक अकेला जानवर दौड़ तो रहा है, लेकिन उसी जगह पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। हमने आगे जाकर देखने का फैसला किया। पगडंडी छोड़कर डॉन और मैं अपने बाईं ओर जंगल में घुस गए। हम दोनों ने टॉर्च जला रखी थी और उस रहस्यमयी आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, आवाज और तेज होती गई। जल्दी ही रहस्य खुल गया। कारण जितना साधारण था उतना ही अजीब भी था। एक हिरनी 2 छोटे पेड़ों के बीच छलांग लगा बैठी थी। वे दोनों पेड़ जमीन से तिरछे कोण पर निकले हुए थे और उनके तनों के बीच अंग्रेजी के वी आकार जैसी जगह बन गई थी। हिरनी उसी वी के बीच बुरी तरह से फंस गई थी। जो खुरों की लगातार धमक हम सुन रहे थे, वो उसी बेचारी हिरने की थी। वो खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत से हाथ पैर मार रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। उसके आगे और पीछे के पैर लगातार जमीन पर पड़ रहे थे और संघर्ष करते करते उन्होंने सख्त जमीन में दोनों तरफ 2 गड्ढे तक बना दिए थे। हमने देखा कि वो मादा जानवर काफी समय से वहां फंसी हुई थी। पेड़ों के छोटे तनों के बीच उसका शरीर बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। उसके दोनों पहलू छिलकर कच्चे और खून से लथपथ हो गए थे। पेड़ों की छाल पर उसकी खाल और बाल चिपके हुए थे। हमने ये भी देखा कि वो काफी गर्भवती थी। हम उसके पीछे गए। डॉन ने उसका एक पिछला पैर पकड़ा, मैंने दूसरा। हमने उसके पिछले हिस्से को इतना ऊपर उठाया कि वो उस वी आकार की जगह से निकल सके जिसमें वो इतने लंबे समय से फंसी हुई थी। आज़ाद होते ही उसने बकरी जैसी खुशी की आवाज़ निकाली और तुरंत वहाँ से चली गई। हम फिर रास्ते पर लौट आए और थोड़ी देर बाद दोबारा उस पानी की धारा के पास पहुँचे। लगभग 1 मील आगे हमें संतरे का एक पुराना बाग मिला। कई साल पहले वो 2 अंग्रेजों का था और उस समय बहुत अच्छी हालत में था। पुरानी बातें याद करते हुए मैंने डोनाल्ड को उस समय का किस्सा सुनाया जब वो पैदा भी नहीं हुआ था। एक शाम मैं इसी रास्ते से जा रहा था जहां मेरी मुलाकात उन दोनों अंग्रेजों से हुई। उन्होंने मुझे अपने छोटे से ईंट के बंगले में चाय पीने के लिए बुलाया। 1 कप चाय से बात कई कप तक पहुंच गई और उन्होंने मुझसे रात वहीं रुकने का आग्रह किया। मैं खुशी से मान गया। सूरज डूबने के समय हम उनकी झोपड़ी के बाहर नीची कुर्सियों पर बैठे थे। तभी हमें किसी मरते हुए जानवर की बेहद दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ उस नाले की तरफ से आ रही थी जो संतरे के बाग के प्रवेश द्वार के पास रास्ते को काटता था। मैंने तुरंत अपनी राइफल उठाई। मेरे दोनों मेज़बान भी मेरे साथ चल पड़े, जिनमें से एक के पास शॉटगन थी। हम देखने गए कि आखिर हुआ क्या है। जहाँ रास्ता नाले को पार करता था, वहाँ हमने एक बाघ को नाले के अंदर से हमारी तरफ आते हुए देखा। उसने अपनी पीठ पर एक नर चीतल लटका रखा था। हिरण का एक लंबा सींग जमीन पर घिसटता हुआ आ रहा था। वो दृश्य मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। बहुत से शिकारी इस बात को नहीं मानते कि बाघ बड़े शिकार को अपनी पीठ पर रखकर दूर तक ले जा सकता है, लेकिन यहाँ इसका सबूत मेरी आंखों के सामने था। उन दिनों मैं खुद भी शिकारी था। वो बाघ का शिकार करने का अच्छा मौका था, इसलिए मैंने गोली चलाई और उस बाघ को मार दिया।
उन दोनों अंग्रेजों के पास कोई नौकर नहीं था। उस समय संतरे का मौसम भी नहीं था, इसलिए उस बाग में कोई मजदूर भी नहीं था। हम तीनों उस हिरण को उठाकर वापस बंगले तक ले गए और फिर लालटेन की रोशनी में बाग की खाल उतारने के लिए लौट आए। वो शाम हमारे लिए काफ़ी फायदे वाली साबित हुई थी। मैं उस पुराने बागान के पास से कुछ उदासी के साथ गुजरा और उस जंगल की ओर देखा जिसने अब संतरों के पेड़ों को लगभग पूरी तरह से ढक लिया था। वो अंग्रेज बहुत पहले इंग्लैंड लौट चुके थे। बंगला धीरे धीरे खंडहर बनता जा रहा था और संतरे के पेड़ भी तने में छेद करने वाले कीड़ों के हमलों से एक एक करके मर चुके थे। अब हम मड्डाक झील की आधी से ज़्यादा दूरी तय कर चुके थे। रास्ते के दोनों तरफ जंगल लगातार घना होता जा रहा था। पेड़ पहले से ज़्यादा ऊंचे और एक दूसरे के करीब थे। खुले स्थानों में चांदनी दिन जैसी चमकीली थी। पेड़ों की घनी छत को पार करके नीचे अंधेरे जंगल तक पहुंच नहीं पा रही थी। पानी की वो नहर अब रास्ते के साथ साथ चल रही थी और धीरे धीरे सकरी और गहरी होती जा रही थी। सामने बस रास्ते की एक पतली सी पट्टी दिखाई दे रही थी जो आगे जाकर चांदनी और परछाइयों की धुंध में गायब हो रही थी। दोनों तरफ का जंगल बिल्कुल काला और डरावना लग रहा था। हमें मालूम था कि हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि हम उस इलाके के करीब पहुंच रहे थे जहां वो आदमखोर बाघ अक्सर आया जाया करता था। लेकिन रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार हमें पत्थरों से भरी एक जलधारा मिली जो रास्ते को काटती हुई बह रही थी। ये मड्डक झील के ऊंचे बांध से थोड़ा पहले थी। सूखे के मौसम में इस जलधारा को सूखा होना चाहिए था या उसमें बहुत थोड़ा पानी होना चाहिए था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसमें लगभग कमर तक पानी भरा हुआ था। उसे पार करने के लिए हमें अपनी पैंट, जूते और मोजे सब उतारने पड़े। आखिरकार हम पत्थर की खड़ी सीढ़ियां चढ़कर ऊंचे बांध पर पहुंचे। वहां से नीचे देखा तो हमारे सामने उस विशाल तालाब का पानी दूर दूर तक फैला हुआ था। आसमान बिल्कुल साफ था। चांद की रोशनी पानी की सतह पर चमकती हुई चांदी की एक लंबी पट्टी जैसी दिखाई दे रही थी जो दूर दूसरे किनारे की धुंध में जाकर गायब हो रही थी। हम बांध पर बैठ गए। डॉन ने अपनी जेब में ठूंस कर रखा हुआ आधा पैकेट बिस्किट का निकाला। उस समय अगर एक कप गर्म चाय मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। अफसोस हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं था, इसलिए हम जल्दी जल्दी बांध से नीचे उतरे और झील के किनारे जाकर हाथों से पानी पिया। डॉन ने कहा उसे नींद आ रही है और मुझे भी नींद महसूस हो रही थी। हमें लगा कि आदमखोर से बचने के लिए बांध का ऊपरी हिस्सा इतना सुरक्षित है कि वहाँ थोड़ी देर सोया जा सकता है। इसलिए हम फिर ऊपर चढ़ गए और चमकती चांदनी में एक दूसरे के बगल में लेट गए। हमने तय किया कि करीब 1 घंटे बाद एक दूसरे को जगा देंगे, लेकिन लेटते ही हमें गहरी नींद आ गई। हम एक दूसरे को जगा नहीं पाए, लेकिन हम दोनों को आदमखोर ने जगा दिया। या यूं कहे कि उसकी एक करतूत ने हमें जगा दिया। वो एक आदमी को उठाकर ले जा रहा था और उस आदमी की मदद के लिए चीख पुकार सुनकर हम दोनों एक साथ नींद से उठे और तुरंत हरकत में आ गए। जिस जगह से झील का पानी एक नाले में जाता था वो जगह हमारे सोने की जगह से करीब 200 गज दूर थी। वहां बांध के बीच में से एक रास्ता काट कर बनाया गया था जिसके दोनों ओर बड़े बड़े पत्थर लगे थे। झील की तरफ पत्थर की सुरंग के मुहाने पर पानी रोकने और छोड़ने के लिए एक लोहे का फाटक स्लुइस गेट लगा था। उसे जंग लगी जंजीरों से चलाया जाता था और उसी से नाले में जाने वाले पानी की मात्रा नियंत्रित होती थी। सुरंग के दूसरे छोर पर जस्ते की चादरों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। शायद ये उन लोगों के ठहरने के लिए बनाई गई थी जो समय समय पर पानी के फाटक को चलाने या उसकी जांच करने आते थे। ये झोपड़ी बड़े बड़े जंगली आम के पेड़ों के झुरमुट में थी। वहां दिन के 12 बजे भी काफी अंधेरा रहता था। डॉन और मैं उस छोटी जस्ते की झोपड़ी के बारे में जानते थे। मैं कई बार उस जगह आ चुका था और डॉन भी वहां आ चुका था, लेकिन जब भी हम वहां आए थे हमने कभी उस झोपड़ी में किसी को रहते नहीं देखा था। इसलिए इस बार भी हमने वहां जाकर देखने की जरूरत नहीं समझी, लेकिन साफ था कि उस समय वहां कोई मौजूद था या शायद झोपड़ी के बाहर सो रहा था, क्योंकि मदद के लिए चीखें उसी दिशा से आई थी। बहुत संभव था कि वहां रहने वाला आदमी गैर कानूनी शराब बनाने वाला हो। उस इलाके में बहुत से लोग बबूल के पेड़ की छाल से चोरी छिपे शराब बनाकर अच्छा पैसा कमाने लगे थे। डोनाल्ड और मैं तेजी से उस दिशा में दौड़े जहां से चीखें आई थीं। अब चीखें
बंद हो चुकी थी। जस्ते की झोपड़ी के पास से गुजरते समय हमने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि हमेशा की तरह उसका दरवाज़ा बंद था और ताला लगा हुआ था। वो आदमी चाहे जो भी था, ऐसी खतरनाक जगह पर जहाँ एक आदमखोर घूम रहा था, उस आदमी को निहत्थे बाहर सोने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। आम के पेड़ों के नीचे इतना घना अंधेरा था कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम रुक कर ध्यान से सुनने लगे, लेकिन सुरंग से बहते पानी की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया। उस आदमी ने बहुत जोर से चीख मारी होगी, तभी तो हमारी नींद खुली थी। हम वहीं रुक गए और दोनों ने एक साथ जोर जोर से आवाज़ लगाई। हमें उम्मीद थी कि शायद वो आदमी फिर से कोई आवाज़ देगा, लेकिन केवल तेजी से बहते पानी की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। आदमखोर जा चुका था और अपने शिकार को भी साथ ले गया था। तभी हमें एक ऐसी बात याद आई जिस पर हमने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। शायद उस आदमी की मौजूदगी ने हम दोनों में से किसी एक की, या शायद हम दोनों की जान बचा दी थी। अगर आदमखोर को वो आदमी उस जगह पर नहीं मिला होता जहां वो सो रहा था, तो बहुत संभव था कि वो बांध पर चढ़ा था और हमें वहां देख लेता। तब वो निश्चित रूप से हम पर हमला करता, और जिस तरह हम गहरी नींद में सो रहे थे, उस समय हम दोनों में से कोई एक या शायद दोनों ही जिंदा नहीं बचते। हम घबराकर टॉर्च की रोशनी में उसके निशान ढूंढने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जमीन पर घास, पत्ते और सूखे पत्तों की मोटी परत बिछी हुई थी। फिर मेरे मन में आया कि पानी की नहर के किनारों को देखा जाए, शायद किनारे की गीली मिट्टी पर कोई निशान मिल जाए। हमने बहुत ध्यान से तलाश की, लेकिन वहां भी पानी के बिल्कुल किनारे तक उगी घनी वनस्पति ने आदमखोर के पंजों के सारे निशान छिपा दिए थे। अब हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमें सुबह होने तक इंतजार करना ही था। यह यकीन करना मुश्किल था कि हमारी आंखों के सामने ही इतनी बड़ी घटना हो गई थी। एक इंसान को आदमखोर उठाकर ले गया था और हम उसकी मदद करने में पूरी तरह बेबस थे। हम फिर बांध के ऊपर जाकर सो गए, लेकिन इस बार हमने सावधानी बरती और बारी बारी से पहरा देने का फैसला किया। हम एक एक घंटे की बारी से जागते रहे। आखिर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। चारों तरफ से सैकड़ों जंगली मुर्गों और मोरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। हमें समझ में आ गया कि सुबह हो चुकी है और अब समय था कि रात के शुरुआती घंटों में हुई उस दर्दनाक घटना के बारे में कुछ किया जाए। हम उस छोटी सी जस्ते की झोपड़ी के आसपास धीरे धीरे घेरा बढ़ाते हुए व्यवस्थित तरीके तलाश कर रहे थे। कुछ दूरी पर एक घास पत्ती पर खून की एक छोटी सी बूंद सबसे पहले डॉन को दिखाई दी। उसने मुझे बुलाया, फिर हम दोनों मिलकर उन निशानों का पीछा करने लगे। ये मेरे जीवन में किए गए सबसे कठिन पीछों में से एक साबित हुआ। जंगल में रहने वाले किसी आदिवासी व्यक्ति के लिए शायद ये निशान खुली किताब की तरह होते, लेकिन जंगल का इतना अनुभव होने के बावजूद हमारी शहरी आंखों में वो बारीकी नहीं थी जो पीढ़ियों से जंगल में रहने वाले लोगों में स्वाभाविक रूप से होती है। आखिरकार हमें वो जगह मिल गई जहां बाघ अपने शिकार बने आदमी को लेकर पानी की धारा पार करके गया था। दोनों किनारों पर पानी के कुछ छोटे पौधे और लंबी घास एक तरफ दबी हुई थी, अभी तक वापस सीधी नहीं हुई थी। इससे साफ पता चल रहा था कि बाघ आदमी को घसीटते हुए वहां से पार ले गया था। पानी बहने के कारण वहां खून ढूंढना बेकार था, इसलिए हम धारा के किनारे किनारे आगे बढ़े और फिर उसके पार फैले घने बांस के जंगल में पहुंच गए। यहाँ निशानों का पीछा करना बहुत मुश्किल था। अगर आप कभी बांस के जंगल में गए हों तो जानते होंगे कि जमीन पर पतली गिरी हुई और सड़ती पत्तियों की मोटी परत बिछी रहती है। उस पर किसी तरह के पैरों के निशान दिखाई नहीं देते, यहाँ तक कि विशाल हाथी के पैरों के निशान भी नहीं। इस जगह तक बाघ ने उस आदमी पर अपनी पहली पकड़ ना तो ढीली की थी ना ही बदली थी। इसी कारण खून के निशान बहुत कम मिल रहे थे। बाघ के दांत शिकार के शरीर में गहराई तक धंसे हुए थे और उन्हीं दांतों ने अपने बनाए घावों को लगभग बंद कर रखा था, जिससे खून खुलकर बाहर नहीं बह पा रहा था। हमारी किस्मत ने पहली बार तब साथ दिया जब आदमखोर बाघ ने अपने शिकार को बांस के एक बड़े झुरमुट के पीछे नीचे रख दिया। शायद वो कुछ देर रुककर आसपास देखना और ये जानना चाहता था कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जब उसने आदमी को दोबारा उठाया और आगे बढ़ा तो इस बार उसने शरीर के किसी दूसरे हिस्से पर पकड़ बनाई थी। हमें इसका पता इसलिए चला क्योंकि इसके बाद खून के निशान अचानक
बहुत ज़्यादा और बिल्कुल साफ दिखाई देने लगे। अब उसका पीछा करना आसान था। बाघ बांस के झुरमुट को पार करके आगे घने जंगल में घुस गया। अब वो जानवरों की बनी पगडंडी पर चलते हुए करीब 1 फरलांग तक चढ़ाई करने लगा, ऊंची जमीन से नीचे उतरता हुआ। एक नाला इस जगह उस पगडंडी को काट रहा था। हमने देखा कि वो बाघ अब उसी नाले के रास्ते आगे बढ़ रहा था। साफ था कि वो भूखा और बेचैन था और ऐसी सुनसान जगह तलाश रहा था जहां वो आराम से अपना शिकार खाना शुरू कर सके। उसने खाने के लिए जो जगह चुनी थी वो हमें बड़े नाटकीय ढंग से मिली। हम दोनों बहुत सावधानी से नाले में साथ साथ ऊपर चढ़ रहे थे, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि आदमखोर अभी भी अपने शिकार के बचे हुए हिस्से के पास में सो रहा होगा या फिर उसकी रखवाली कर रहा होगा। मैं दाईं तरफ था और डॉन मेरी बाईं तरफ। हम आगे बढ़ते हुए नाले के ढलानदार किनारों पर मौजूद हर झाड़ी, हर चट्टान और घास के हर झुरमुट को बहुत ध्यान से देख रहे थे। बाघ इतना बड़ा जानवर होने के बावजूद इनमें से किसी भी चीज के पीछे आसानी से छिप सकता है, और अगर उसने हमारे आने की आहट सुन ली होती, जिसकी की पूरी संभावना थी, तो वो हमारे और पास आने तक घात लगाकर इंतजार भी कर सकता था। इस नाले में हमारी नज़र ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती थी। ये एक काफ़ी सकरी खाई जैसी जगह थी, जिसकी तली शायद 12 फीट चौड़ी थी। यहाँ से दोनों किनारे काफ़ी तेज़ी से ऊपर उठते थे और थोड़ी ही दूर में उनकी ऊंचाई हमारे सिर से भी ज़्यादा हो जाती थी। इसका मतलब था अगर आदमखोर अभी भी अपने शिकार के पास पड़ा हुआ था तो वो कहीं हमारे सामने ही था। दूसरी तरफ अब तक उसने भरपेट खाना खा लिया होगा। ऐसी स्थिति में बहुत संभव था कि बाघ नाले के दोनों किनारों में से किसी एक के ऊपर जाकर बैठ गया हो। वहां से उसे यह फायदा था कि वो नीचे नाले में पड़े अपने शिकार के बचे हुए हिस्से पर नज़र भी रख सकता था और ऊपर से आने वाले किसी दुश्मन पर भी नज़र रख सकता था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, नदी के किनारे अब पानी हमारे सिर से ऊपर था। अगर बाघ दोनों में से किसी भी तरफ छिपा होता तो हम उसे देख नहीं सकते थे। डॉन मुझसे लंबा था, फिर भी वो इधर उधर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वहाँ कुछ ऐसे अंधे स्थान थे जहाँ से हम पर किसी भी समय हमला हो सकता था। इन सब बातों को सोचकर मुझे सच में डर लग रहा था। साथ ही मुझे खुशी भी थी कि मैं यहाँ अकेला नहीं आया था। हम नाले में कुछ दूर ऊपर तक गए, तभी मैंने बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा देखा। साफ लग रहा था कि वो पहाड़ी से लुढ़क कर नीचे आया था। मैंने अपनी कोहनी से डॉन को हल्का सा धक्का दिया और अपनी चाल धीमी कर दी। मुझे किसी तरह का एहसास हो रहा था कि आदमखोर बाघ उस पत्थर के पीछे छिपा है। नाले की जमीन नरम थी। दोनों किनारों के नीचे बीच में रेत की एक पट्टी थी और किनारों के पास घनी घास उगी हुई थी। इसलिए हम बिना आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़े और उस खतरनाक पत्थर की तरफ बढ़ते गए। नीचे देखे बिना ही मुझे अचानक लगा कि मेरा पैर घास में किसी चीज़ से टकराया है। वो चीज़ हिली भी। वो पत्थर नहीं हो सकती थी क्योंकि वो नरम थी, और जब मैंने उसे पैर से छुआ तो कोई आवाज़ भी नहीं हुई। मैंने बस एक पल के लिए नीचे देखा और मेरी नज़र एक इंसान के सिर पर पड़ी। आखिरकार हमें आदमखोर बाघ का शिकार मिल गया था, या कम से कम उसका एक हिस्सा। मैं रुक गया, डॉन भी रुक गया। उसने भी वो सिर देख लिया था। हमने जल्दी जल्दी आसपास देखा। घास पर खून पड़ा हुआ था, काफी ज्यादा खून। लेकिन वहां ना तो चबाई हुई हड्डियां थीं, ना ही इंसानी शरीर के वो टुकड़े जिन्हें आदमखोर बाघ आमतौर पर अपना शिकार खाने के बाद छोड़ देता है, जैसे हाथ या पैर। इसका मतलब साफ था, लेकिन साथ ही बहुत अजीब भी। किसी वजह से बाघ ने शिकार का शरीर वहीं छोड़ दिया था। उसका सिर काटकर अलग कर दिया था और बाकी शरीर को लेकर आगे चला गया था। मुझे अब भी लग रहा था कि जिस बड़े पत्थर के पीछे हम देख रहे थे वहाँ शायद हमें बाकी शरीर मिल जाए। वो पत्थर हमसे अब करीब 50 गज ही आगे था। आखिरकार बाघ ने ऐसी अजीब हरकत क्यों की थी? उसने अपना सिर क्यों हटा लिया था? मैंने फिर उस डरावनी चीज की तरफ देखा। वो मुझे घूर रही थी। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा था। उसकी आंखें बुरी तरह से बाहर निकली हुई थी और होठ ऐसे टेढ़े हो गए थे जैसे कोई बहुत भयानक मुस्कान हो। लेकिन उस सिर में एक और अजीब बात थी जिसकी वजह मुझे कुछ देर तक समझ नहीं आई। उसका रंग बहुत गहरा धब्बेदार काला था,
चेहरा फूला हुआ और सूजा हुआ लग रहा था और होंठ भी बुरी तरह से बिगड़े हुए थे। मैं उसे और पास से देखने के लिए झुका, लेकिन फिर खुद को रोक लिया क्योंकि मुझे थोड़ी सी मितली सी आने वाली थी। उसकी मोटी और टेढ़ी मेढ़ी मूंछों के कुछ हिस्से बाघ ने खा लिए थे। वो आदमी दुकानों पर सामान पहुंचाने वाला एक फेरी वाला था। अब इस रहस्य की वजह समझ में आने लगी थी। कोई भी समझदार आदमी रात के समय बागों से भरे इस इलाके में उन घने ऊंचे आम के पेड़ों के नीचे बने उस सुनसान टीन के शेड में अकेले सोने की कोशिश नहीं करता। ये बेचारा शायद बहुत दर्द और तकलीफ में था। उसके साथियों ने भी शायद उसकी बीमारी या लापरवाही के कारण उसे छोड़ दिया था। वो ये जानते हुए भी कि उसकी मौत करीब है, किसी तरह वहीं पड़ा रहा। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि बाघ उसे उठाकर ले जा रहा है तो वो डर के मारे जोर से चीख पड़ा होगा। शायद यही वजह थी कि बाघ ने उसका सिर काटकर अलग कर दिया। संभव है कि आदमखोर बाघ भी उस आदमी के चेहरे पर पड़े घावों और उनमें से आती बदबू को सहन नहीं कर पाया होगा। मैंने होठों की तरफ इशारा किया, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बाघ अभी भी उस चट्टान के पीछे या आसपास कहीं छिपा हो सकता है। डॉन ने देखा, मैंने उसके चेहरे पर घिन और मितली के भाव साफ देखे। मैंने सिर के इशारे से उसे दोबारा आगे बढ़ने को कहा और हम चट्टान की तरफ बढ़ गए। बहुत जल्द हम उस जगह के लगभग पास पहुंच गए। हमने तय किया कि चट्टान के दोनों तरफ फैलकर चलेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ रहते तो खतरा था कि गोली चलाते समय कहीं एक दूसरे को ही न लग जाए। अगर बाघ अचानक हमला करता तो मैं डोनाल्ड को अपने पास बुला लेता और हम चट्टान को जितना चौड़ा घेरा जा सकता था उतना घेरते हुए बहुत सावधानी से आगे बढ़ते। वहाँ कोई बाघ नहीं था, हालांकि मेरा अंदाजा पूरी तरह गलत भी नहीं था। यहीं उस आदमखोर तेंदुए ने अपना शिकार बैठकर खाया था। उसकी छाती का थोड़ा सा हिस्सा और पसलियों के सिरे वहाँ पड़े हुए थे। साथ ही नितंबों का थोड़ा सा हिस्सा, पैर और हाथ भी बचे हुए थे। उंगलियां लगभग पूरी तरह खाई जा चुकी थीं और पैरों की उंगलियां भी बहुत कम बची थीं। अब हमारे सामने बड़ा सवाल था, आगे क्या किया जाए। इस शिकार में एक खास बात थी। आदमखोर ने अपना शिकार एक सुनसान जगह पर मारा था, फिर बाघ ने उसे वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाकर लगभग बिना किसी परेशानी के खाया था। इसके अलावा पास ही कहीं पानी भी रहा होगा जहां उसने पानी पिया होगा और कुछ देर आराम किया होगा। इसलिए इस बात की काफ़ी उम्मीद थी कि डॉन और मेरे पीछे आने से उसे जो थोड़ी बहुत परेशानी हुई थी उसके बावजूद वो वापस अपने शिकार के पास लौट सकता है। अगर वो लौटता तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका होता। किसी आदमखोर बाघ के शिकार के पास बैठकर उसका इंतजार करना, चाहे वो शिकार इंसान का हो या किसी जानवर का, वैसे ही बहुत ही परेशान करने वाला अनुभव होता है। ऊपर से महामारी की वजह से वहां जमा लोगों की भीड़ ने माहौल और बिगाड़ दिया था। वो लोग शिकार को देखने के लिए जमा हो रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि बाघ शायद वापस आए ही नहीं। फिर भी हमने वहीं डेरा डालने का फैसला किया, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। आसपास बैठने के लिए एक भी पेड़ नहीं था और छिपने के लिए कोई झाड़ी भी नहीं थी। आदमखोर के वापस आने का इंतजार करते हुए खुले में बैठना समझदारी नहीं थी। इसलिए हमने तय किया कि सुबह कार के पास वापस जाएंगे। हमने खाना या पानी साथ नहीं लाया था। अगर हमें बाघ के लिए घात लगाकर बैठना था तो हमें पूरे दिन वहीं रहना पड़ता और इधर उधर घूमना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि हमारी कोई भी हलचल हमारी मौजूदगी का पता बाघ को दे सकती थी और हमारे पक्ष में जो अचानक हमला करने का फायदा था वो भी खत्म हो जाता। आखिरकार जब गाड़ी होगारे हल्ली वापस नहीं लौटी तो बूढ़े मुदिला गिरियप्पा को लग सकता था कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो गई है। वो शायद हमारी तलाश में निकल पड़ता। हो सकता है कि वो ये भी सोचता कि हम बेंगलोर लौट गए हैं, लेकिन अगर उसे कभी असली बात पता चल जाती तो वो नाराज जरूर होता। हमारी कार येम्मे डोड्डी रोड के शुरू होने वाली जगह पर पुल के पास खड़ी थी। हालांकि हमने उसे ये नहीं बताया था कि रात में मड्डाक झील तक पैदल जाने का हमारा इरादा है, लेकिन पुल के पास खड़ी कार देखकर वो समझ सकता था कि हम उसी तरफ गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद वो हमारी तलाश में एक बड़ी टोली भेज देता। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मड्डक झील के किनारे वाले बांध तक ही जाते, हमारे पैरों के निशान पकड़ पाते, लेकिन वहां पहुंचकर ये समझना उनके लिए मुश्किल होता कि उसके बाद हम कहाँ गए। पुराने मुदिला गिरियप्पा के लंबानी ट्रैकर बहुत तेज नज़र वाले थे। वो हमारे पैरों के निशान ढूंढ लेते और नाले को पार करके
उस जगह तक पहुंच जाते जहां हम में से एक को बाघ उठा ले गया था। इसके बाद शायद वो उसी बाघ का पीछा करते हुए यहां तक भी पहुंच जाते और समय रहते शोर मचाकर उसे भगा देते। हमारी एकमात्र उम्मीद यही थी कि गांव वालों की स्वाभाविक सुस्ती के कारण खोज शुरू होने में देर हो जाए। लेकिन हमें यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि अब हमें करना क्या चाहिए। ना तो डॉन और ना ही मैं इस आदमखोर बाघ को मारने का मौका छोड़ना चाहते थे, खासकर तब जब इतनी बड़ी जमीन और जंगल में घूमते रहने वाले इस बाघ की हरकतों की वजह से शायद हमें फिर कभी ऐसा मौका मिले ही नहीं। वैसे भी हमारी किस्मत अच्छी थी कि बाघ ने तेंदुए को ठीक उसी समय पर मारा था जब हम उसके इतने पास मौजूद थे, इसलिए हमने वहीं रुकने का फैसला किया। अब हमें सीधे सीधे दो काम करने थे। पहला, उसके पंजों के निशानों से ये पता लगाना था कि वो गया किस दिशा में है। बाघ जा चुका था, शायद वो वापस लौटने वाला था, लेकिन ये बात पक्की नहीं थी। अब दूसरा काम ये पता लगाना था कि नाले के दोनों किनारों पर हमें किस तरह की आड़ मिल सकती है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये किनारे इतने ऊंचे थे कि ऊपर चढ़कर देखना संभव नहीं था, और अगर हम किसी तरह चढ़ भी जाते तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती कि बाघ हमें आसपास कहीं देख न ले। हमारी सफलता की उम्मीद बहुत कम थी, फिर भी हम किसी भी कीमत पर अचानक बाघ के सामने पड़ना नहीं चाहते थे। पहले सवाल का जवाब जल्दी मिल गया। खाना खाने के बाद बाघ नाले के बीच की रेत पर पंजों के निशान छोड़ता हुआ चला गया था। ये निशान आगे घास में जाकर गायब हो गए। इससे पता चला कि आदमखोर बाघ तिरछा बाईं ओर गया था और फिर उसी दिशा में किनारे पर छलांग लगाकर ऊपर चढ़ गया था। मैं आपको बता दूं कि यह पश्चिमी किनारा था, क्योंकि नाला उत्तर से दक्षिण की ओर ढलान में बहता हुआ हमारे पीछे मड्डक झील की तरफ जाता था। दूसरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए डॉन झुककर बहुत सावधानी से पश्चिमी किनारे के ऊपर देखने लगा। मैं उसके पीछे खड़ा था और उसके कंधे के ऊपर से देखने की कोशिश कर रहा था। हम ज्यादा दूर तक देख नहीं पाए। हमारे ठीक सामने घनी झाड़ियां थीं, जिनके कारण आगे का हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। इन झाड़ियों के पीछे जमीन ऊपर की ओर उठती हुई एक छोटी पहाड़ी तक जा रही थी। इसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हमने यही तरीका दूसरी तरफ भी अपनाया ताकि देख सकें कि पूर्वी किनारे के आगे क्या है। वहां भी लगभग वही नज़ारा था, सिर्फ झाड़ियां और जंगल। लेकिन इस बार वहां कोई पहाड़ी नहीं थी। जमीन धीरे धीरे नीचे की ओर ढलती हुई उस नाले की तरफ जा रही थी जिसके रास्ते में हम रात में मड्डक झील तक आए थे। फिर हम वापस उस चट्टान के दूसरी तरफ आ गए जहां से उन भयानक बीमारी से खराब हो चुके हाथ पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। हम बैठ गए और धीमी आवाज में चर्चा करने लगे कि बाघ के वापस आने का इंतजार करते समय हमें क्या करना चाहिए। इस फुसफुसाहट में दो योजनाएं सामने आईं। पहली योजना डॉन की थी और काफ़ी जोखिम भरी थी। दूसरी योजना मेरी थी जो उससे कुछ ज़्यादा सावधानी वाली थी। डॉन ने सुझाव दिया कि हम चट्टान के इसी तरफ एक दूसरे से सट कर बैठें। बाघ को मुल्ला के अंदर उतरकर फिर से खाना शुरू करने के लिए नीचे छलांग लगानी पड़ेगी। वो जिस भी तरफ से आए उसके नीचे उतरने की आवाज़ से हमें उसके आने का पता चल जाएगा और चांदनी में हम उसे साफ देख भी सकेंगे। लेकिन ये सब इस भरोसे पर था कि वो सूर्यास्त के बाद ही आएगा। मेरी अपनी योजना ये थी कि हम मुल्लाह के पूर्वी किनारे पर चढ़ जाएं और पास की किसी झाड़ी के पीछे पेट के बल लेट जाएं। हम दोनों साथ साथ लेकिन विपरीत दिशाओं में मुंह करके लेटते। हम में से एक की नज़र खड्ड के तल और नीचे पड़े इंसानी अवशेषों पर रहती, जबकि दूसरा पश्चिमी किनारे के ऊपर नज़र रखता था। इस तरह पीछे से या किसी भी तरफ से बाघ के अचानक हमला करने की संभावना कम हो जाती। जैसा कि मैंने देखा था, बाघ अब पश्चिम की ओर कहीं चला गया था। अगर हम मुल्लाह के पूर्वी किनारे पर छिप जाते तो हम तब तक सुरक्षित रहते जब तक आदमखोर हम तक पहुंचने से लगभग 15 फुट पहले पश्चिमी किनारे से छलांग न लगा देता, या फिर जाहिर है वो पश्चिमी किनारे से सीधे मुल्लाह के तल में उतरकर वहां से पूर्वी किनारे पर चढ़कर हम पर हमला कर सकता था। डॉन की योजना में एक बड़ी कमी थी। आदमखोर हमें
पश्चिमी किनारे के ऊपर से आसानी से देख सकता था, क्योंकि हम मुल्ला के तल पर खुले में लेटे होते और हमें यह पता भी नहीं चलता कि वो हमें देख रहा है। ऐसे में खतरे का जरा भी आवाज दिए बिना टाइगर ऊपर से सीधे हम पर छलांग लगा सकता था। मेरी योजना में भी एक कमी थी, लेकिन दूसरी तरह की। हम दोनों पूर्वी किनारे पर एक झाड़ी के पीछे लेटे होते, इसलिए नीचे उतरते समय बाघ हमें साफ दिखाई देता। लेकिन हमारे पीछे मुल्ला का पश्चिमी किनारा था। हम ना तो अपनी मौजूदगी छिपाने का फायदा खोना चाहते थे, ना ही बाघ को अचानक हमला करने का मौका देना चाहते थे। इसलिए हमने पूर्वी किनारे की चोटी पर थोड़ा बेहतर और ज़्यादा मजबूत छिपने का इंतजाम करने का फैसला किया। वहाँ से बाघ शायद पहाड़ी की चोटी से हमें देख रहा हो और हमारी हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। इसके बाद मेरी योजना के अनुसार अगर बाघ हमें देख लेता तो हो सकता था कि वह या तो बिल्कुल गायब हो जाता या फिर नाले को कहीं ऊपर से पार करके पीछे की तरफ से हम पर हमला करने की कोशिश करता। हालांकि ऐसी स्थिति से निपटने की हमारी योजना पहले से तैयार थी। हम दोनों अलग अलग दिशाओं में लेटकर निगरानी कर रहे थे, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। डॉन की योजना में यह खतरा था कि बाघ अचानक उस पर हमला कर सकता था, जबकि मेरी योजना में यह जोखिम था कि बाघ हमें पहले ही देख ले और चुपचाप वहां से निकल जाए। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी किस्मत का पूरा फायदा उठाना चाहते थे और उस आदमखोर बाघ का अंत करना चाहते थे, जिसने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली थी। इसलिए खतरे का सामना करना जरूरी था, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। कुछ मिनट बाद हमने आपस में तय किया कि अब अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। बाघ हमें कभी भी सुन या देख सकता था। यह भी संभव नहीं था कि वो रात में दोबारा अपने शिकार के पास वापस लौटे, क्योंकि आसपास का इलाका बहुत सुनसान था और वहां इंसानों की आवाजाही बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में आदमखोर बाघ के लिए अंधेरा होने से पहले लौटना भी काफ़ी सुरक्षित था। एक सवाल यह भी था कि बाघ ने अपने शिकार के बचे हुए हिस्से को छिपाने की कोशिश क्यों नहीं की। आमतौर पर बाघ अपने शिकार को चट्टानों के बीच या घास में छिपाकर गिद्धों से बचाने की कोशिश करता है। यह अच्छा संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था कि शायद बाघ का अपने शिकार पर दोबारा लौटने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी तरफ यह भी हो सकता था कि वो थोड़ी देर के लिए पानी पीने गया हो और गिद्धों के आने से पहले ही वापस लौटने वाला हो। इससे हमें एहसास हुआ कि हमारे पास छिपने या कोई आड़ बनाने का समय नहीं था। वैसे भी वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हम ठीक से छिप सकते। इतना ही नहीं, जिस जगह हम थे वहाँ से हमारी स्थिति बाघ को आसानी से दिखाई दे सकती थी, क्योंकि वो पश्चिमी किनारे पर हमसे ऊंची जगह पर था। जब तक वो मुल्ला पर हमारे पास आता तब तक वो हमें साफ साफ देख लेता। इसलिए वो चट्टान से काफ़ी ऊपर चढ़ा, फिर वहीं से नीचे उसकी तरफ कूद पड़ा। ऐसे में हमारे और मुल्ला के बीच की चट्टान हमें उस बदकिस्मत तेंदुए की नज़र से छिपाई रखती। हमने अपनी जगह बदलने का फैसला किया और बिना ज़्यादा हलचल किए पीछे जाकर उस बड़े पत्थर के पीछे नरम रेत पर बैठ गए। हमारे पैर सामने की ओर थे और राइफलें हमारी गोद में रखी थी। आपसी सहमति से हमने तय किया कि डॉन पूर्वी किनारे की तरफ देखेगा, क्योंकि बाघ के उधर से आने की संभावना ज़्यादा थी। मैं पश्चिम की तरफ देखता, डॉन अपने बाएं कंधे की ओर से गोली चलाता और मैं दाएं कंधे की ओर से। इस तरह ज़रूरत पड़ने पर हम जल्दी से दूसरी दिशा में भी गोली चला सकते थे। अगर वो आदमखोर अचानक बाईं तरफ की चट्टान के पीछे से निकल आता तो मुझे उसे देखने के लिए थोड़ा दाईं तरफ मुड़ना पड़ता। मैं पहले बता चुका हूँ कि वह चट्टान अंडे के आकार की लंबी सी चट्टान थी। कई साल पहले वो पश्चिम की पहाड़ी से लुढ़क कर नीचे आई थी। मेरा अंदाजा है कि वो लगभग 10 फीट लंबी और करीब 10.5 फीट ऊंची थी। इसी तरह अगर बाघ चट्टान की दाईं तरफ से हमला करता तो मुझे उसे देखने और गोली चलाने में ज़्यादा आसानी होती। अगले 6 घंटों में जो हुआ उसे मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। सूरज ऊपर चढ़ता गया, गर्मी बढ़ती गई और जिस रेत पर हम बैठे थे वो धीरे धीरे तपने लगी, लेकिन बाघ की तरफ से कोई हलचल नहीं दिखाई दी। पहला पक्षी अभी जमीन पर उतरा भी नहीं था कि हमें एक और गिद्ध के आने का पता उसके पंखों की हवा में फड़फड़ाहट से चला। सबसे पहले उतरने वाला गिद्ध सबसे आम प्रजाति का था, मटमैले भूरे रंग का गिद्ध। वो मेरे सामने पूर्वी किनारे पर बैठ गया। उसके तुरंत बाद दूसरा गिद्ध भी आ गया, जो उससे काफ़ी बड़ा और दूसरी किस्म का था। ये एक किंग वल्चर था। उसका शरीर
लगभग पूरा काला था। गर्दन लंबी और नंगी थी और चमकीले लाल रंग की थी। आकार में उसकी गर्दन लगभग टर्की पक्षी जैसी लग रही थी और कुल मिलाकर उसकी शक्ल भी कुछ कुछ वैसी ही थी। किंग वल्चर पहले आए गिद्ध से करीब 1 गज की दूरी पर बैठ गया। उसने सबसे पहले अपनी लाल गर्दन आगे बढ़ाकर भूरे गिद्ध को चोंच मारने की कोशिश की। भूरे गिद्ध ने सांप की तरह फुफकारते हुए अपने पंख फैलाए जैसे उड़ने वाला हो, लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया और आधी खुली चोंच के साथ पीछे हटकर बैठ गया। वो लगातार फुफकारता और चीखता रहा, मानो किंग वल्चर को आक्रामक चेतावनी दे रहा हो। फिर एक एक करके और गिद्ध आने लगे। थोड़ी देर में उनकी संख्या लगभग 1 दर्जन हो गई। वो नाले के दोनों किनारों पर 2 कतारों में बैठ गए और तेंदुए के बिखरे हुए अवशेषों को घूरने लगे। तभी एक अकेला कौआ भी वहां आ गया। वो जोर जोर से काँव काँव करके अपनी जाति के दूसरे कौओं को बुला रहा था, लेकिन किसी ने उसकी आवाज का जवाब नहीं दिया। तब उस कौए को समझ में आया कि वो वहां पर अकेला है। इतने सारे पक्षियों में वो अकेला कौआ सबसे ज्यादा समझदार निकला। वो नीचे उड़कर तेंदुए की लाश के पास गया और गिद्ध भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। हमें मालूम था बाघ ने तेंदुए का सिर काटकर चट्टान के नीचे फेंका था, फिर उसकी लाश को लगभग 50 गज दूर ले गया था। कौए ने उस सिर को देख लिया और उसे नोचना शुरू कर दिया। उसकी देखा देखी उसके साथी कौए भी वहां पहुंच गए। अब वे उसके प्रतिद्वंदी बन गए थे और सिर पर चोंच मारने लगे। वो जगह इतनी दूर थी कि हम उन कौओं को भगाने के लिए गोली चलाने का जोखिम भी नहीं उठा सकते थे। इसलिए हम देखते रहे कि बड़ा सा कौआ दूसरे कौओं से मुकाबला करता रहा। वे सब उसके चारों तरफ इकट्ठा होकर शोर मचा रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। उन कौओं के बीच हमने सफ़ेद गिद्धों की एक छोटी प्रजाति के 2 गिद्ध भी देखे। इनके सिर पीले होते हैं। ये अक्सर कस्बों के बाहरी इलाकों में कूड़ा कचरा खाते दिखाई देते हैं, लेकिन जंगल में बहुत कम नजर आते हैं। इसके बाद कौआ बड़े गिद्धों में से एक के पीछे गया। वो उड़कर उसकी पीठ पर बैठ गया और जोर जोर से उसकी लाल गर्दन पर चोंच मारने लगा। गिद्ध ने चीखते हुए अपने बड़े पंख फड़फड़ाए और वहां से हट गया। इसी बीच एक भूरा गिद्ध तेंदुए के सिर को नोच रहा था। कौआ उड़कर उसकी पीठ पर बैठ गया और उसके सिर पर चोंच मारने लगा, लेकिन इस गिद्ध ने एक अलग तरीका अपनाया। वो जमीन पर लौट गया और अपने तेज पंजों और बड़ी चोंच से कौए पर हमला करने लगा। कौआ तुरंत वहां से हट गया। तभी वो चालाक कौआ तीसरे गिद्ध से भिड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इस बार करीब आधा दर्जन बड़े नंगे गर्दन वाले गिद्ध उस छोटे जीव के आसपास जमा हो चुके थे। उन्हें समझ में आ गया था कि कौआ ही उनका साझा दुश्मन है और कौआ अकेला था। तभी एक गिद्ध ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई और उसका एक पंख पकड़ लिया। कौआ खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाया, लेकिन गिद्ध उसे अपनी ओर खींचता गया। तभी दूसरे गिद्ध ने कौए का सिर अपनी मजबूत मुड़ी हुई चोंच में दबोच लिया। इसके बाद कई गिद्ध उस पर टूट पड़े। काले पंखों की फड़फड़ाहट और अफरा तफरी के बीच वो बहादुर कौआ मारा गया। गिद्ध आपस में लड़ते और फुफकारते हुए कौए के शरीर को नोचने लगे। फिर उन्होंने उसकी खोपड़ी से आंखें और मांस निकाल लिया और उसे धूप में पड़ा छोड़ दिया। धूप तो हमें भी लग रही थी। हम भूखे प्यासे थे और इतना पसीना बह चुका था कि शरीर में पानी की भारी कमी होने लगी थी। हालात बेहद निराशाजनक थे और अब हमारे मन में हार मान लेने का ख्याल आने लगा था। डॉन ने बहुत धीरे से कहा, जैसे वो खुद से ही बात कर रहा हो। कोई फायदा नहीं पापा, अब कोई बाघ वापस नहीं आएगा और चींटियों ने तो सब कुछ खा लिया होगा। मैंने अपनी घड़ी देखी। दोपहर के 3:10 हो चुके थे। हमारी परेशानी का सबसे बुरा समय अब लगभग बीत चुका था और करीब 1 घंटे में मौसम कुछ ठंडा होने वाला था। वैसे भी चींटियां आमतौर पर मारे गए शिकार में से बहुत ज्यादा नहीं खाती। चलो डटे रहते हैं, मैंने धीरे से कहा। यह हम दोनों के लिए एक नया अनुभव है। देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है बाघ वापस लौट आए। वाकई ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। बाद में डॉन ने माना कि उसके लिए भी यह पहली बार था। मैं ठीक नहीं बता सकता कि उस समय क्या हुआ, लेकिन यह ऐसा अनुभव था जिसे मैं दोबारा नहीं करना चाहूँगा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, हालात कुछ बेहतर हुए। गर्मी कम हो गई, लेकिन मक्खियाँ और चींटियाँ वहीं बनी रहीं। गिद्ध, जो बहुत देर से मुल्ला के दोनों किनारों पर अपने अपने ठिकानों पर बैठे मांस से साफ की जा चुकी खोपड़ी को देख रहे थे, अब फिर से सक्रिय हो गए थे। थोड़ी थोड़ी देर में कोई गिद्ध नीचे उड़कर आता
लेकिन हमारे कारण फिर वापस लौट जाता। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें कुछ भी मिलने की उम्मीद कम होने लगी और वो एक दो करके उड़ गए। शाम 6 बजे से पहले सभी जा चुके थे। इस समय तक चींटियां भी लगभग गायब हो चुकी थीं। हालांकि मक्खियां अभी भी थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनकी संख्या और बढ़ गई है। जंगल में तापमान तेजी से गिरने लगा। दिन भर तपती गर्मी में धड़कता रहा जंगल अब एक रस आवाज वाले किर्र 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 कीड़ों की तरह खुशगवार आवाजों से गूंजने लगा। ये सिकाडास थे। दिन भर गर्मी से बचकर छिपे रहने वाले पक्षी भी अब बाहर निकल आए और सूर्यास्त से पहले ठंडी घड़ी का आनंद लेने लगे। लेकिन तेंदुए के बचे शव से अब दुर्गंध आने लगी थी। कोयल कोयल कोयल, एक चितकबरी मादा कोयल जोर जोर से पुकार रही थी। भारत में इस पक्षी का नाम उसकी आवाज के कारण ही पड़ा है। कोयल भी कुक्कू परिवार की एक सदस्य है। यह अपने अंडे कौओं के घोंसलों में देती है और कौए ही उसके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। तभी पश्चिम दिशा में एक पेड़ से आवाज आई, टोकी टोकी टोकी। नहीं, ये कठफोड़वा नहीं था, बल्कि उसी परिवार का एक हरे रंग का बारबेट था जो ऐसी आवाज निकालता है। हरे और नीले रंग के छोटे छोटे तोतों का एक झुंड तेजी से मुला के ऊपर से उड़ता हुआ पश्चिम की पहाड़ी की ओर चला गया। मैना चहचहाती हुई नजरों से ओझल हो गई, जबकि बुलबुलें घाटी में नदी के दोनों किनारों पर तरह तरह की आवाजें गूंज रही थीं। कहीं हरा कबूतर धीरे से सीटी जैसी आवाज निकाल रहा था। शाम के समय आसपास की मड्डक झील से स्पर फाउल, जंगल फाउल और पी फाउल की रोज की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों पक्षी हों, उनकी मिलीजुली आवाज से पूरा जंगल गूंज रहा हो। शाम का समय बहुत सुरीला था। सूरज पश्चिम की पहाड़ी के पीछे काफी पहले डूब चुका था। तभी एक ब्रेन फीवर पक्षी अपनी लगातार तेज होती पुकार में चिल्ला रहा था। अब अंधेरा बढ़ने लगा था। आसमान में एक एक करके तारे दिखाई देने लगे और बादल बिल्कुल नहीं थे। कुछ ही देर में काफी अंधेरा हो गया। हम दोनों अपने सामने वाले किनारे की रूपरेखा तारों भरे आसमान की पृष्ठभूमि में देख पा रहे थे। बाकी सब कुछ काला और खाली सा दिखाई दे रहा था। तभी अचानक आवाज आई, क्रीच क्रीच। झींगरों की लगातार आती आवाज अचानक टूट गई। जिस दिशा में मैं देख रहा था वहां से छोटे पक्षियों के झुंड की मिली जुली आवाजें आने लगी। उनकी आवाज धीमी सी चीख जैसी थी। कुछ पल के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर मेरे पीछे पहाड़ी पर से एक और पक्षी ने जवाब दिया, क्रीच क्रीच क्रीच। ये अजीब आवाजें स्क्रीच आउल यानी एक प्रकार के छोटे उल्लुओं के दो अलग अलग समूहों से आ रही थी। ये उल्लू पुराने पेड़ों के तनों और डालियों की खोखली जगह पर समूह बनाकर रहते हैं। आकार में ये केवल 6 इंच लंबे होते हैं, लेकिन इनकी आवाज आधा मील दूर तक सुनी जा सकती है। अब तेंदुए के शिकार के बचे हुए हिस्से बहुत डरावने ढंग से सड़ने लगे थे। अचानक कुछ दूरी पर फिर वही आवाज सुनाई दी, ब्रेन फीवर ब्रेन फीवर ब्रेन फीवर। ये उसी पक्षी की पुकार थी जिसे हमने पहले उसी पहाड़ी पर सुना था, लेकिन अब उसकी आवाज में फर्क था। इस बार उसकी पुकार में घबराहट और डर साफ महसूस हो रहा था। एक ऐसा पक्षी जो दिन हो या रात लगभग कभी शांत नहीं रहता। उसकी आवाज सन्नाटे को चीरती हुई बार बार गूंज रही थी, ब्रेन फीवर ब्रेन फीवर ब्रेन फीवर। वो आ रहा है पापा। डॉन की धीमी सी फुसफुसाहट में भी मैं उसका उत्साह महसूस कर सकता था। मेरे मन में एक राहत भरा ख्याल आया, भगवान का शुक्र है कि ये ब्रेन फीवर पक्षी है, वरना ये बुखार तो कई सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। क्योंकि ये पक्षी हमें साफ साफ चेतावनी दे रहा था, सावधान, खतरा, एक बाघ पास से गुजर रहा है। ब्रेन फीवर पक्षी रात में भी लंगूर और वॉचमैन पक्षी की तरह कभी गलत चेतावनी नहीं देता। अकेले उस पक्षी ने अपनी बेचैन पुकार जारी रखी, लेकिन जंगल के बाकी सारे जीव एकदम खामोश थे। यह अजीब बात थी, क्योंकि चौकन्ने हिरण को अब तक उस मांसाहारी जानवर की गंध मिल जानी चाहिए थी। आखिरकार जंगल शीप ने हवा के रुख की ओर नीचे जाते हुए कर्कश आवाज में पुकारा, खान खान खान। फिर वो ढलान से नीचे भाग गया। ब्रेन फीवर पक्षी अभी भी लगातार चिल्ला रहा था, लेकिन बाकी जंगल फिर से शांत हो गया। एक झिंगुर तक की आवाज नहीं आ रही थी। मुझे हवा में खतरा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल की सैकड़ों आंखें उस खतरनाक शिकारी के आने का इंतजार कर रही थी। मेरी नसें टूटने की हद तक तन चुकी थी। रात का अंधेरा जैसे और भी गहरा होता जा रहा था। आसमान के हल्के तारे भी इस उदासी को कम नहीं कर पा रहे थे। चांद अभी तक नहीं निकला था। उस तेंदुए की हड्डियों के पास मैं और डॉन बिल्कुल अकेले थे। फिर अचानक
चारों तरफ से अलार्म कॉल आने लगी। घाटी के नीचे से सांबर ने खतरे की आवाज निकाली। मड्डाक झील के किनारे से चीतल की चेतावनी भरी आवाज गूंजी। पूरा जंगल सतर्क हो चुका था। इसमें कोई शक नहीं था कि बाघ 1-2 मिनट में पश्चिमी किनारे की उस मेड़ पर दिखाई देगा जिसकी तरफ डॉन मुंह करके बैठा था। ब्रेन फीवर पक्षी ने ही सबसे पहले उसे पहचाना था। दोनों किनारों पर लैंटाना की झाड़ियां थी। घाटी में कहीं एक हरा कबूतर धीरे धीरे सीटी जैसी आवाज निकाल रहा था। पास की मड्डक झील से स्पर फाउल, जंगली मुर्गों और पी फाउल की सामान्य आवाजें सुनाई दे रही थी। उनकी संख्या शायद सैकड़ों में थी और शाम के समय पूरा जंगल उनकी मिली जुली आवाजों से गूंज रहा था। ये सब सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। सूरज पश्चिम की पहाड़ी के पीछे काफी पहले डूब चुका था। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक ब्रेन फीवर पक्षी लगातार चीख रहा था। उसकी आवाज हर बार और तेज और ऊंची होती जा रही थी। अब अंधेरा बढ़ने लगा था। एक एक करके आसमान में तारे चमकने लगे। बादल ना होने के कारण पूरा आसमान तारों से भर गया था। थोड़ी ही देर में इतना अंधेरा हो गया कि हम सामने वाले किनारे की सिर्फ काली सी रूपरेखा ही देख पा रहे थे। तभी अचानक जिस दिशा की ओर मैं देख रहा था वहीं से एक साथ बहुत सी तीखी और चिल्लाती हुई आवाज आने लगी। एक पल के लिए सब शांत हुआ। फिर मेरे पीछे की पहाड़ी से भी वैसी ही आवाजें आई। इसके बाद जंगल फिर पूरी तरह से शांत हो गया। एक झिंगुर तक की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हवा में ही खतरे का एहसास हो रहा था। आसपास सैकड़ों कान सतर्क थे। हर तरफ निगाहें उस खतरनाक जंगल के राजा के आने का इंतजार कर रही थी। मेरी नसें टूटने की हद तक तनाव में थी और रात का अंधेरा जैसे और गहरा होता जा रहा था। मुल्ला की तरह हल्की रोशनी देने वाले तारे भी उस अंधेरे को कम नहीं कर पा रहे थे। चांद अभी निकला नहीं था। इस समय तेंदुए की हड्डियों के पास सिर्फ मैं ही पहरा दे रहा था। फिर अचानक चारों तरफ से खतरे की आवाजें आने लगी। घाटी में एक सांभर ने जोर से खतरे की पुकार लगाई। मड्डक झील की तरफ से चीतलों ने भी चेतावनी की आवाजें लगानी शुरू कर दी। पूरा जंगल सतर्क हो चुका था। इसमें कोई शक नहीं था कि बाघ पश्चिम की ओर वाले किनारे पर दिखाई देगा जहां डॉन उसका सामना करने के लिए तैयार बैठा था। वो ब्रेन फीवर पक्षी के पहली बार दिखाई देने के बाद से ही करीब 1-2 मिनट बाद पहाड़ी से नीचे उतर रहा था। उसने उसे चेतावनी दी और अलार्म की आवाज़ निकाली। अब वो नाले के बहुत करीब आ चुका होगा। लेकिन मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि मैं उसके सुनने और सतर्क रहने की क्षमता पर भरोसा कर सकता था। खतरे की उस घड़ी में भी वो चौकन्ना रहेगा। मैंने मन ही मन प्रार्थना की। सामने नाले के पूर्वी किनारे की ओर देखा। तारों से भरे आसमान की हल्की रोशनी में हर चीज काली परछाई जैसी दिखाई दे रही थी। वो परछाई एकदम सीधी लाइन में आगे बढ़ रही थी। मैं उसे लगातार देखता रहा। तभी एक जगह वो थोड़ा मेरी बाईं ओर मुड़ी। ऐसे लगा जैसे वो अचानक फूल कर ऊपर उठ गई हो। उसका ऊपरी हिस्सा बाकी शरीर से अलग होकर एक बड़ी गेंद जैसा दिखाई देने लगा जो नाले के किनारे पर संतुलित था। तभी मुझे समझ में आया कि मैं आदमखोर बाघ का सिर देख रहा हूँ। वो नाला पार करके हमारे ऊपर से निकल चुका था और पश्चिम की ओर से दबे पांव पूर्वी किनारे तक आ गया था। वहीं से वो हमारा इंतजार कर रहा था। मैंने अपनी बाईं कोहनी से डॉन को 2 बार हल्का धक्का दिया और धीरे धीरे राइफल अपने कंधे तक उठा ली। फिर टॉर्च का बटन दबाया। टॉर्च की रोशनी बाघ के धारीदार डरावने चेहरे पर पड़ी। वो बड़ी चालाकी से छिपा बैठा था, लेकिन उसने मुझे गोली चलाने का मौका नहीं दिया। एक जोरदार दहाड़ के साथ वो नाले में नीचे कूद गया। वहां पहले मारे गए कोढ़ी आदमी के बचे हुए अवशेष पड़े थे। फिर वो चट्टान के दूसरी तरफ गायब हो गया। अब हम बहुत बड़े खतरे में थे। बाघ के पास हमला करने के 3 रास्ते थे। वो चट्टान के ऊपर से छलांग लगा सकता था, बोल्डर के ऊपर से आ सकता था, या डॉन की तरफ से हमला कर सकता था। मेरी टॉर्च अभी भी जल रही थी। मैं जल्दी से घुटनों के बल आगे बढ़ा और बाईं तरफ की चट्टान के सहारे झुककर आदमखोर को ढूंढने लगा। लेकिन डोनाल्ड ने मुझे पहले ही रोक दिया। वहां एक और रोशनी चमकी, फिर गोली चली और उसके तुरंत बाद एक और गोली। फिर एक भयानक गुर्राहट और लगातार कर्कश आवाजें सुनाई दी। चारों तरफ धूल का बादल छा गया। बाघ दर्द और गुस्से में रेत पर तड़पता हुआ बुरी तरह से उछल रहा था। एक झलक पाते ही वो जैसे कलाबाजी खाकर गिरा और जमीन पर चारों पैर फैलाकर पड़ा रहा। उसकी चमकती हुई आंखों में मेरी टॉर्च की रोशनी पड़ रही थी। मैंने उनके बीच से गोली चलाई। बड़ी मुश्किल से अंडर लीवर चलाकर अपनी .405 राइफल से दूसरी गोली भी दागी, लेकिन चट्टान की दूसरी तरफ से डॉन की .470 राइफल की
और भी जोरदार आवाज़ सुनाई दी। आदमखोर बाघ की सफ़ेद लाल चमकती आंखें धीरे धीरे फीकी पड़कर हल्की हरी हो गई। वो अभी भी मेरी टॉर्च की रोशनी की तरफ देख रहा था, लेकिन मैं समझ गया था कि अब वो मर चुका है। हम कुछ मिनट तक उसे देखते रहे। जब पूरा भरोसा हो गया कि सब खत्म हो चुका है तो मैंने कहा, बहुत बढ़िया डॉन, तुमने उसे शानदार तरीके से मार गिराया। वो नौजवान खुशी से भर गया। उसने अपनी .470 राइफल चट्टान के सहारे रख दी और खुशी में इधर उधर नाचने लगा। फिर उसने अपनी राइफल उठाई और उसे प्यार से थपथपाया और बोला, मेरी प्यारी .470, तुमने मुझे कभी निराश नहीं किया। उसे इस तरह खुश देखकर मुझे भी अच्छा लगा। मुझे पता था कि वो मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाएगा, इसलिए मैंने अपनी पुरानी .405 विंचेस्टर राइफल को हाथ में देखकर मन ही मन सोचा, तुम भी मेरी पुरानी साथी, तुमने भी अपना काम कर दिखाया। हम भूखे थे, प्यासे थे, लेकिन जानते थे अगर हमने बाघ को वहीं छोड़ दिया और हो गए ना कल वापस चले गए तो हमारे लौटने तक गिद्ध उसकी खाल, मांस और हड्डियों को नोचकर साफ कर चुके होंगे। इसलिए हम जितना हो सका पैदल चले। एक पानी के गड्ढे से खूब पानी पिया और फिर उसी चट्टान के पास लौट आए। वहीं सोने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद हमें अपनी जगह बदलकर नाले के थोड़ा ऊपर जाना पड़ा, लेकिन मरा हुआ बाघ हमारी नज़र के सामने ही था। हम उससे ज़्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि सड़ते हुए शव की गंध रात में लकड़बग्घों और सियारों को अपनी ओर खींच सकती थी। अगर हम बाघ की लाश को नज़र से ओझल करके सो जाते तो सुबह उठने तक उसकी खाल के लंबे लंबे टुकड़े नोचे जा चुके होते। अगली सुबह हमने बाघ की खाल उतारी। डॉन ने उसका सिर उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और मैं खाल और बाकी सामान की गठरी लेकर चल पड़ा। जब हम राइफलों के पास पहुंचे तब तक वो बाघ के खून से पूरी तरह से सन चुका था। वो कार तक आते हुए पूरे रास्ते सीटी बजाता रहा था। जब बूढ़े मुदलियारगी और होगर हल्ली के लोगों ने हमें अपनी ट्रॉफी के साथ लौटते हुए देखा और डोनाल्ड को कार से बाहर निकाला तो उसके कपड़े बाघ के सिर और खाल से टपके खून से पूरी तरह से लाल हो चुके थे। लोगों को लगा शायद बाघ ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया है। वो चिंता में हमें घेर कर खड़े हो गए, लेकिन जब हमने उन्हें पूरी कहानी बताई तो वहाँ खुशी का माहौल बन गया और लोग नाचने लगे। कई सौ लोगों ने, जिनमें पास के लंबानी गांव की बहुत सी लड़कियां भी थीं, डोनाल्ड की पीठ थपथपाई और उसे बधाई दी। टंकी में नहाने के बाद हमने पेट भरकर वो खाना खाया जो गर्व से भरे पटेल और गांव वालों ने बड़े प्यार से हमारे लिए दिया था। फिर हमने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। तुम कहाँ जा रहे हो? मुदलियारगी ने पूछा। बेशक, वापस बैंगलोर, मैंने जवाब दिया। हमारा समय पूरा हो गया है, अब हमें लौटना ही होगा। अरे नहीं, उसने जोर देकर कहा, आज रात की बड़ी दावत में तुम दोनों हमारे खास मेहमान रहोगे। हम सड़क की तरफ बढ़े तो उसने गांव वालों को जोर से आवाज़ देकर हमें रोकने को कहा। करीब 50 लोगों ने हमारी कार को घेर लिया और उसे धक्का देकर एक मवेशियों के बाड़े में पहुंचा दिया। अब देखते हैं तुम कैसे जाते हो, बूढ़े आदमी ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। हमें हार माननी पड़ी। उस रात हमने जमकर खाना खाया और थोड़ा ज़्यादा पी भी लिया। आखिरकार अगले दिन हम होगर हल्ली से बहुत धूमधाम और शानदार विदाई के बीच रवाना हुए। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।